Okay, let me begin with the session. Lecture number 4 for the current electricity. आज का हमारा content of the lecture पहले discuss on कर लेते हैं. Content of the lecture हमारा जो है that is about a special kind of the conductors today. One of the special kind of a conductor जिनको बोलते हैं superconductors, and of course we'll be dealing with some more application of the article which we did yesterday. हमने कल क्या आर्टिकल करा? कल हमने इंट्रोड्यूस करा था अपनी लाइफ में रेजिस्टिविटी को. Resistivity is a positive word or a negative word? दोबारा से, resistivity is supposed to be a positive or a negative word. तो हम हमेशा जैसे ना पहले फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस करते थे कि हम इंसुलेटर्स को हमेशा विलेन मानते हैं और कंडक्टर्स को हीरो मानते हैं ना. तो हर चैप्टर में प्रोग्रेस करते करते इस बात को मैंने आपको समझाया है कि कोई विलेन नहीं है, कोई हीरो नहीं है, सब रोल प्लेयर्स है. ऑल ऑफ देम आर रोल प्लेयर्स, सबका अपना अपना रोल है. तो इस लाइन ऑफ एक्शन में कि आपको ये समझाया जाए कि विलेन और हीरो नहीं होता है कि इंसुलेटर्स को हम सोचते हैं यार ये तो कुछ कर ही नहीं पाते, बेकार नलायक है, और कंडक्टर्स को हीरो बना देते हैं कि भाई ये तो कंडक्ट कर सकते हैं तो ये हीरो है. तो हमने ये आपके दिमाग से बात को हटाने के लिए और भी ऐसे टर्म्स इंट्रोड्यूस करे जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स या प्लाज्मा एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द लॉट सेमीकंडक्टर्स, व्हिच मेक्स अस दिस आइडिया इवेंटफुल कि भाई सिर्फ हीरो मतलब कंडक्टिविटी नहीं होती है और विलियन सिर्फ मतलब रेजिस्टिविटी नहीं होती है. तो सबका अपना अपना रोल प्ले है. ये बात आपको समझनी चाहिए, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, राइट. हमारा आज का जो आइडिया है दैट इज ऑन अ सुपर क्लास ऑफ अ कंडक्टर्स, दैट इज अ सुपर कंडक्टर्स एंड थर्मिस्टर्स, एंड ऑफ कोर्स वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी का आर्टिकल तो चल ही रहा है. सारा आइडिया वहीं से आ रहा है. ऑल ऑफ दैट आइडिया इज कमिंग फ्रॉम देयर. स्केलर वर्जन समझा था हमने ओम्स लॉ का, which basically introduced was the resistivity, which was equal to E upon J. That was a resistivity. अब इतनी मजेदार बात है, कई बार फील ही नहीं होती कि जो दोनों टर्म्स है E और G इमेजिनरी है. समझ रहे हो बात को? दोनों टर्म्स इमेजिनरी है. E is an imaginary concept of the electrostatics and J is an imaginary concept of your electrodynamics. दोनों को हमें फील्ड लाइंस को और करंट डेंसिटी लाइंस को स्केच करके अपने आप को कन्विंस करना पड़ता है. यस, दैट इज देयर. एंड सो कम्स अनदर सच टर्म रेजिस्टिविटी. समझ आ रही है? अनदर सच टर्म रेजिस्टिविटी जो कि हमें अंदर जाके कंडक्टर के अंदर जाके सोचनी पड़ती है कि हाँ भाई रेजिस्टिविटी क्यों है. क्योंकि मेरे को एक बहुत साधारण सी फीलिंग आई दिमाग में, बड़ी साधारण सी फीलिंग आई कि भाई मैं चार्ज पार्टिकल हूं, या आप अपने आप को मान लो आप चार्ज पार्टिकल हो और एक वायर है, वायर कॉपर की है. कॉपर की वायर देखी होगी आपने, ऐसा तो है नहीं जीवन में कॉपर की वायर नहीं देखी. सो व्हेन यू सी द कॉपर वायर, अंदर से खाली तो नहीं होती, हॉलो तो नहीं थी, नहीं सर, सॉलिड होती है. काफी टाइम तक देखी है सॉलिड सी वायर है. अब जस्ट इमेजिन दिस आइडिया, इमेजिन दिस आइडिया कि कोई सॉलिड वायर है और आप चार्ज पार्टिकल है और आपको कोई धक्का मार के बोल रहा है, धक्का मारने वाली बैटरी है ना, कोई आपको धक्का मार के बोल रहा है उस वायर के अंदर जाना भाई आपने, है ना, उस वायर के अंदर ट्रैवल करना, अंदर ही अंदर ट्रैवल करना. तो भाई पहले तो मुझे फीलिंग आएगी कि रेजिस्टेंस तो लगेगी यार, मीडियम है तो रेजिस्टेंस तो देगा ही. ये तो लॉजिकल है. जब हमने हीट रेजिस्टेंस की बात करी हुई, याद है आपको? थर्मल रेजिस्टेंस पढ़ा हुआ है हमने, मतलब जब हम हीट ट्रांसफर की बातें कर, थर्मल रेजिस्टेंस होती है. वैसे ही हमने पढ़ा हुआ है फ्लूइड की रेजिस्टेंस होती है, पॉइजनीज में पढ़ा हुआ है. तो इसका मतलब हर मीडियम रेजिस्टेंस क्रिएट करता है. उस रेजिस्टेंस की वजह आप ढूंढ लेते हैं कि किस वजह से आ रही है, कहां से आ रही है. तो वैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस है वाया द मीडियम. मीडियम यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है. अब वो मीडियम का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे हम बोले फ्लूइड में अलग कॉन्फ़िगरेशन है ना. अगर हम बात कर रहे हैं कि वो हीट के अगेंस्ट मतलब किसी सॉलिड में फ्लो कर रहा है तो वहां पे अलग वजह से रेजिस्टेंस आ रही है. तो यहाँ क्या वजह है जिसको हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोल रहे हैं? क्या वजह है? तो वजह ये है कि भाई उसको आदत पड़ चुकी थी रैंडम कॉलिजन्स करने की. आदत छूटी नहीं बेचारे से, छूटी नहीं बेचारे से, है ना. हम कोशिश कर रहे हैं फील्ड लगा के सीधा हो जा भाई, सीधा हो जा, एक डायरेक्शन में मूव कर. तो नेचुरल आदत है. ऐसी आदतें हमने डाइपोल में भी सीखी थी, याद है ना, सीखी थी हमने डाइपोल में भी, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं डाइपोल को अलाइन करने के लिए. पर याद होगा हमने बोला था रेसनिक और यूनिवर्सिटी फिजिक्स का साथ में रेफरेंस देके कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर जीरो नहीं होगा तो थर्मल वाइब्रेशन डाइपोल की स्टॉप नहीं होगी.
और इस वजह से डाइपोल कंप्लीटली कभी भी अलाइन नहीं होंगे। ये सारी बातें हमने पहले भी करी थी, है ना, करी थी ना। तो अभी सेम बातें आ गई फिर से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मोशन रैंडम था, और फिजिक्स में क्या बोला जाता है कि भाई अगर रैंडम घूम रहे हो तो उसको मोशन नहीं है, वो बिल्कुल मोशन नहीं है, दैट इज अ वर्चुअल रेस्ट। तो वो अभी हमारी पुरानी आदतें 10th वाली अभी तक गायब नहीं होती, आउ हो जाएंगी कि नहीं जब चार्ज मोशन में तो करंट आ गया। अरे भैया कैसे आ गया, कैसे आ गया? स्टेडी फ्लो है। स्टेडी फ्लो का मतलब क्या? एक ही डायरेक्शन में चलना, एक ही डायरेक्शन में चलना। स्टेडी फ्लो ऑफ द रिवर है, तो रिवर एक ही डायरेक्शन में जा रही है ना, ऐसा थोड़ी है कभी लेफ्ट कभी राइट कभी लेफ्ट कभी राइट, भाई एक ही डायरेक्शन में जा रही है। सो हेंस इट्स अ स्टेडी फ्लो, मतलब टाइम के साथ बिहेवियर चेंज ही नहीं हो रहा, जैसा है वैसा ही है। सो दैट्स अ स्टेडी करंट फ्लो। वो सिर्फ कब आता है? जब आप फील्ड लगाते हैं। फील्ड नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब वो रैंडम मोशन है। रैंडम मोशन से करंट नहीं बनता है, प्रूव ऑन कर चुके हैं। एवरेज रैंडम थर्मल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। वर्चुअल मोशन है, एक्चुअली में वो रेस्ट है ना। रैंडम घूम के सेम जगह पे आ जाना, इसमें क्या मोशन हुआ, है ना। आप अपने घर से स्कूल जाते हैं तो आप डिस्प्लेस होते हैं, वहां पहुंचते हैं कहीं पे, तो आपको माना जाता है कि आप वहां थे और अब आपने क्लासेस लगाई। सो देयर इज सपोज टू बी व्हाट? देयर इज सपोज टू बी अ डिस्प्लेसमेंट। तो वो चीज, अगर वो सेम चीज वापस आ गया अपनी जगह पे वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं पाए। आपने सॉकेट में वायर लगाई, एसी तक करंट पहुंचा ही नहीं, एसी तक चार्ज पहुंचा नहीं, तो पहुंचना तो है ना, सर्किट तो कंप्लीट होना है ना। सो व्हिच मेक्स अस एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर आइडिया कि एक ऑर्गेनाइज मोशन है, वो सिर्फ फील्ड की वजह से है, जिसको हमने ड्रिफ्ट बनाई, और ड्रिफ्ट से कहानी आगे बढ़ी, लेकिन नेचुरल आदतें छूटने रही, और इसकी वजह से रेजिस्टिविटी आ रही है। तो व्हाट इज रेजिस्टिविटी? इज काइंड एंड internal opposition to the flow of the current एक तरीके से। So ability of a particular medium to oppose the flow of the current, वो ability basically आपकी resistivity है, और वो specific to the material है। कॉपर की अलग है, एल्यूमिनियम के लिए अलग है, तो अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग है। So that is the expression। कैसे मेजर करते हैं? internally E upon J से। एक और एक्सप्रेशन है, what is the expression? That is equal to as M upon एन ई स्क्वायर टाउ। इसका डिस्कशन हमने डिटेल में करा कि वो एन के ऊपर और टाउ के ऊपर डिपेंडेंट है, और इन केस ऑफ कंडक्टर्स एन इज नॉट कंट्रोलेबल। सेमीकंडक्टर्स में कंट्रोलेबल है वाया द मेथड ऑफ डोपिंग, एक्सेलेंट मेथड, पर अभी तो कंट्रोलेबल नहीं है। तो सारा डिस्कशन टाउ पे आ गया, मीन रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर सारा डिस्कशन पहुंच गया। तो वहीं से डिस्कशन फिर हमने आगे बढ़ाया और हमने समझा कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ में किस तरीके से वेरी करती है। तो हमने समझा कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? देयर विल बी द थर्मल वाइब्रेशन एनर्जी कमिंग इन, और अगर थर्मल वाइब्रेशन एनर्जी आएगी तो फिर क्या होगा? ओ लैटिस पॉइंट्स जो है, जो लैटिस स्ट्रक्चर है, वो ऑसिलेट करेगा, तो ज्यादा हिंडरेंस शो करेगा टुवर्ड्स द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, राइट, क्योंकि ऑसिलेट करने लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मोशन हिंडर होगा और रुकेगा, डिस्ट्रक्ट होगा। इसका मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। उसको सीक्वेंशियल फॉर्म पे भी हमने बात को समझा, फॉर्मूले से भी समझना था, तो हमने एक्सप्रेशन को यूज करा एज रो एज m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। ये सब कुछ हमने कल के सेशन में करा था कि हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या होगा? वाइब्रेशंस बढ़ेंगी, लैटिस वाइब्रेशंस क्या होंगी? इंक्रीज होंगी। तो लैटिस वाइब्रेशन इंक्रीज होने से फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉलिजंस इंक्रीज होंगी, उससे जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज होगा, और अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ तो रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर्स इंक्रीज हो जाएगी। तो रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर्स इंक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर। तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है? बुरी बात है। रीजन, हम कंडक्टर्स को अपने दिमाग में हीरो मान के चले गए थे, कंडक्टर्स को हीरो मान के चल रहे थे कि कंडक्टर्स वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी हाई होती है और जिनकी रेजिस्टिविटी लो होती है। इंसुलेटर्स वो वेरिएंट है हमारे लिए जिनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, कंडक्टिविटी लो होती है। तो भाई ध्यान रखना मेरी बात को कि कंडक्टर हीरो इसलिए है क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी हाई है, और इंसुलेटर हीरो इसलिए है, मैंने विलेन नहीं बोला, इंसुलेटर हीरो इसलिए है क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है। गॉट द पॉइंट? इसका मतलब कोई विलेन और कोई हीरो की कहानी खत्म आज से। तो हमारी सारी कहानी किस पे आ रही है? हीरोइज्म पे ही आ रही है। तो कंडक्टर इज अ हीरो बिकॉज ऑफ हाई कंडक्टिविटी एंड द इंसुलेटर इज अ हीरो बिकॉज ऑफ हिज हाई रेजिस्टिविटी,
सो दोनों प्रॉपर्टी पढ़नी इंपॉर्टेंट होती है, कंडक्टिविटी अपनी जगह, रेजिस्टिविटी अपनी जगह। सो क्लैरिफाइड है, बात अंडरस्टूड है। तो कंडक्टर का हीरोइज्म उसकी कंडक्टिविटी की वजह से था, तो उसकी रेजिस्टिविटी को लो होना चाहिए। सो कंडक्टर शुड हैव हाई कंडक्टिविटी एंड लो रेजिस्टिविटी, पर यहां गड़बड़ हो रही है, कोई टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ऐसा हम नहीं चाहते। तो पहले हमने सोचा कि उसको एनालाइज करके देखो, एनालाइज करके देखो, तो एनालाइज करके देख लिया ग्राफिकली, पता था कि जो ग्राफ है वो पैराबोलिक है, एक्चुअली में इस तरीके से उसका रिलेशन है एक्चुअली में, लेकिन हमने फिर अपना दिमाग लगा के ना उसको लीनियर बना दिया और इसको 1 प्लस अल्फा टी के फॉर्म में रख दिया। लेकिन समझ में आया कि जब अल्फा आपने बनाई वो बेसिकली खुद ही वेरिएबल है, वो खुद ही टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, है ना। अब ये बात मतलब किताबों में सीधी सीधी तौर पे लिखी नहीं होती है, तो हमें कॉन्फ्लिक्ट लगता है, पर मैंने उसको तसल्ली से बात आपको समझा दी कि ये सारा कुछ मामला किसका है, डिग्रीज ऑफ वाइब्रेशन का, कि जितनी ज्यादा वाइब्रेशन मोड्स आएंगे इसका मतलब अल्फा उतनी ज्यादा रेट से आपकी रेजिस्टिविटी को चेंज करेगी, राइट। इसका मतलब रेजिस्टिविटी का जो रेट चेंज है वो सारा का सारा किसके ऊपर है, अल्फा के ऊपर दामोदर आता है उसका। तो ये ग्राफ से पता चला कि अल्फा इस ग्राफ की स्लोप से मिलती है, जो कि आपकी रो टी आपका ग्राफ है। तो वहां से हमने चेक ऑन करा कि अल्फा मिल रही थी एज डी रो अपॉन डी टी एंड इनटू 1 अपॉन रो, यहां से आपको अल्फा की वैल्यू प्राप्त हुई। तो ये इस ग्राफ की स्लोप है, तो ये स्लोप लीनियर आ रही है। तो जब तक स्लोप लीनियर है, जब तक स्लोप लीनियर है, तो इसका मतलब हमने सोचा कि भाई इसमें जो कंडक्टर है वो आपका क्या है, गुड कंडक्टर है ना, वो गुड कंडक्टर है, क्योंकि आपकी स्लोप क्या आ रही है, स्लोप नहीं, स्लोप तो कांस्टेंट आ रही है, ग्राफ लीनियर है, स्लोप कांस्टेंट है। एक सेकंड, स्लोप इज कांस्टेंट, तो अगर स्लोप कांस्टेंट है तो आपका जो कंडक्टर है वो क्या है, गुड कंडक्टर है। अगर स्लोप जीरो हो जाएगी, जैसे यहां पे स्लोप जीरो हो जाएगी, तो वो आपका आइडियल कंडक्टर बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टिविटी क्या करेगी, वेरी ही नहीं करेगी। तो स्लोप अभी है, ये देखो है, यहां स्लोप ज्यादा हो रही है, और ये तो स्लोप ज्यादा हो रही है मतलब अल्फा ज्यादा हो रही होगी, है ना, अल्फा ज्यादा हो रही होगी तो मुश्किल है भाई, है ना, मुश्किल है भाई। तो जितनी स्लोप कम रहे, यहाँ पे स्लोप अभी कम है, यहाँ पे स्लोप ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे वो बेकार कंडक्टर बन रहा है, इज गेटिंग अ बैड कंडक्टर। ये अभी गुड कंडक्टर रीजन में, ये आइडियल है, समझ में आ रही है, दैट इज फ्रॉम द आइडिया ऑफ द स्लोप बिहेवियर। और अगर आप स्मॉल रेंजेस में देखोगे, सुनो, इफ यू ऑब्जर्व दिस आइडिया इन द स्मॉल रेंजेस, भाई ऐसा थोड़ी है कि बॉइल कर देना कि मतलब टेम्परेचर एकदम से शूट आउट कर जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। हीटिंग इफेक्ट्स में लिमिटेड थोड़ा सा टेम्परेचर राइज होगा, तो उतने पार्ट में आपको ये लीनियरली फील होगा, ये वाला पार्ट, समझ आ रही है। अगर आप स्मॉल इंटरवल में देखेंगे तो वो लीनियरली फील होगा, ओवरऑल हाई टेम्परेचर रेंजेस में देखेंगे तो ग्राफ आपको कर्व फील होगा, लेकिन एक स्मॉल पोर्शन में देखोगे तो आपको लीनियर ही फील होगा। तो ये आपका लीनियर ग्राफ और लीनियर इक्वेशन है, जिसको हमने एम्पिरिकल रिलेशन बोला था, और समझ में आ जाता है। दूसरी एक और बात, गलती से कुछ स्टूडेंट्स इसको ऑरिजिन से बना देते हैं, गलती ना करें, t इक्वल टू 0 पे रेजिस्टिविटी 0 नहीं है, क्योंकि हमने एक्सप्लेन करा था कि आपका डिग्री सेल्सियस पे ग्राफ है, इसमें है डिग्री सेल्सियस पे ग्राफ है, इसलिए ध्यान रखिएगा। थोड़ा क्लोज बना होता है, तो कई बार हम याद ही नहीं रखते, हमें लगता है ऑरिजिन से ही बना होगा, ऑरिजिन से नहीं बना हुआ है। तो ये सारा मामला तो हमने कर लिया था, तो रिवीजन भी होगी इस आइडिया की। तो अब हम आते हैं अपने एक और हीरो के पास, एंड दैट हीरो इज द सेमीकंडक्टर। व्हाई सेमीकंडक्टर इज द बेस्ट हीरो? क्योंकि उसमें सब कुछ करेक्ट मात्रा में, कंडक्टर्स में हाई कंडक्टिविटी लो रेजिस्टिविटी, इंसुलेटर्स में हाई रेजिस्टिविटी लो कंडक्टिविटी। भैया अगर हमें दोनों चाहिए तो बोलो कि इसको ना सिर्फ गुस्सा ही आता है, ये तो मतलब सिर्फ मतलब हंसता ही रहता है, तो यार ये कोई बात नहीं, हमेशा खुशी रहता है, ये हमेशा दुखी रहता है, यार दोनों इमोशन चाहिए, समझ आ रही है। हमने सिर्फ एक्सट्रीम्स नहीं चाहिए, हमें दोनों चाहिए, कभी खुशी कभी गम, सब चाहिए। तो व्हाट डू वी वांट? वी वांट सच काइंड ऑफ अ मीडियम इन व्हिच वी हैव अ मॉडरेट कैरेक्टर्स। और जब आप चाहो तो किसी को भी रेस कर दो, ज्यादा गुस्सा चाहिए, इसको रेस कर दिया, अच्छा नहीं प्यार चाहिए ज्यादा, अच्छा तो इसको रेस कर दिया। तो इसका मतलब कंट्रोलेबल होना चाहिए,
और अदरवाइज चीजें मॉडरेट होनी चाहिए. सो दैट ब्यूटीफुल एस्पेक्ट इज सीन इन सेमीकंडक्टर्स. दैट्स द रीजन इज वाइडली लव्ड और उसके एप्लीकेशन सबसे ज्यादा होती है. कंडक्टर्स की उतनी नहीं होती है जितनी सेमीकंडक्टर्स की आज की दुनिया में, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जितना आज की डेट में जो इंपॉर्टेंस है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द सेमीकंडक्टर्स. ओके, स्पेशलिटी आ गई उसके अंदर. चलो, ये एक बात थी जिसको कैरेक्टरिस्टिक्स में जब हम सेमीकंडक्टर्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो प्रॉपर्ली लिखेंगे. अभी वो बात तो नहीं लिख पा रहा, तो अभी तो ग्राफ एक्सप्लेन करेंगे. तो व्हाट इज दिस ग्राफ? दैट्स अ वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी अगेंस्ट द टेम्परेचर फॉर अ सेमीकंडक्टर. अच्छा, तो सेमीकंडक्टर्स में होता क्या है, मैं आपको एक ब्रीफ में समझाता हूं. ब्रीफ में, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं जाऊंगा. ब्रीफ में सेमीकंडक्टर्स में होता क्या है कि बैंड थ्योरी होती है. अभी बैंड थ्योरी कैसे आती है? हमारे पास दो एनर्जी बैंड्स होते हैं, उनमें से एक बैंड को बोला जाता है कंडक्शन बैंड और एक लोअर बैंड होता है जिसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड. वैलेंस बैंड का नाम कहां से पड़ता है कि प्रेजेंस ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो इसमें एक एनर्जी लेवल होता है, जैसे एनर्जी लेवल है और इस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सो देयर आर इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर. राइट, मैं अभी इलेक्ट्रॉन से ही समझा रहा हूं. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है. अब ये इसी लेवल में रहेंगे. अगर ये कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे तो कंडक्शन करेंगे, तो आपकी कंडक्टिविटी राइज करेगी. समझ आ रही है बात? जैसे आप अपने लैपटॉप का फ्लैग ओपन करेंगे या अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को टैप करेंगे तो फिर वो एक्टिवेट हो जाएगी. समझ आ रही है? तो आपको कोई ट्रिगर मैकेनिज्म चाहिए. ट्रिगर मैकेनिज्म चाहिए, अदरवाइज वो डोरमेंट है, वो पैसिव है, वो वर्क नहीं कर रहा. तो आपको ट्रिगर चाहिए, तो आपको कोई ट्रिगर देना पड़ेगा. वो ट्रिगर एनर्जी का होता है. आप उसको टैप करते हैं या आप लैपटॉप की स्क्रीन मतलब उसको फ्लैग को ओपन करते हैं तो ट्रिगर मैकेनिज्म क्रिएट करते हैं. तो एज यू क्रिएट दैट ट्रिगर, तो मान लेते हैं कि वो ट्रिगर टेम्परेचर का है. सुन रहे हो बात को, है ना? तो ट्रिगर टेम्परेचर का मान लेते हैं. तो अगर वो ट्रिगर टेम्परेचर का हुआ तो इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाएगी. सुन रहे हो बात को? इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाएगी. इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर एनर्जी मिल गई तो भाई भागेंगे, कूदेंगे, एक्साइटेशन में आ जाएंगे. सो दीज इलेक्ट्रॉन्स में जंप फ्रॉम द वैलेंस टू द कंडक्शन बैंड. They will jump from the valence to the conduction band. तो होता क्या है, what happens? देखो डिटेल में तो सेमीकंडक्टर्स में ही कराऊंगा, पर बातें बतानी बड़ी जरूरी होती है ना? बातें बतानी कई बार बहुत जरूरी होती है, कॉन्सेप्ट्स बनते हैं. तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए और जंप करने से यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए. तो पीछे क्या छूट गया भाई? पीछे यहां कैविटीज छूट गई. कैविटी छूट गए, उन कैविटीज को होल्स बोला जाता है. इनको होल्स बोला जाता है. एक तरीके से डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो हम उनको चार्ज कैरियर्स मानते हैं. कैसे काम करते हैं सेमीकंडक्टर्स में सीखेंगे, पर आपको बता रही है कि आपके दो बैंड्स हैं और ऐसा होने की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कूद गए और पीछे कुछ खाली रह गया, उसको होल्स बोलते हैं. चलो वो डिस्कशन बाद में करेंगे. इलेक्ट्रॉन्स कूद गए, ये बात समझ में आ गई. तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई, सो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी. सो कंडक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज हो गई, क्योंकि कंडक्शन बैंड में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राइज कर जाएगा. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर देयर विल इंक्रीज. तो चलो, तो बात समझ में आ गई. ये सब कुछ ट्रिगर मैकेनिज्म क्या था? ट्रिगर मैकेनिज्म और टेम्परेचर. तो ये बात समझ में आई मुझे कि भाई देखो, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा कंडक्टिविटी बढ़ेगी. कंडक्टिविटी बढ़ेगी ना, तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी फॉल करेगी. सो व्हाट इज द आइडिया कि सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी फॉल करती है. इट्स अ रिवर्स मैकेनिज्म लाइक इन कंडक्टर्स. कंडक्टर्स में क्या हो रहा था, रेजिस्टिविटी बढ़ा रहे थे तो नहीं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही थी. रीजनिंग कॉलिजन से आई, कॉलिजन से आई ना. सेमीकंडक्टर्स में ये वजह नहीं होती. समझ आ रही? इंसुलेटर्स में चार्ज कैरियर्स की मोबिलिटी ही नहीं होती, तो वो वजह अलग है कि वहां पे आप करंट वरंट नहीं पड़ रहे. इन द केस ऑफ कंडक्टर्स
collisions are the prime reason to understand. And in the case of the semiconductors, the prime reasoning is the electron transitions between the valence and conduction band. Crystal clear understanding है तीनों ideas. तो यहां पे नतीजा क्या निकला, फोकस करते हैं. टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टिविटी डिक्रीज, सिंपल. वजह ये सारी है जो आपको एक्सप्लेन कर कि इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में गए टेम्परेचर ट्रिगर की वजह से, और उस वजह से कंडक्टिविटी बढ़ गई, उस वजह से रेजिस्टिविटी गिर गई. खत्म, ओवर डन, ओवर एंड डन. तो कोई एक्सप्रेशन होगा? बिल्कुल है. रो इज इक्वल टू रो नॉट, मतलब मतलब इनिशियल रेजिस्टिविटी लोअर टेम्परेचर पे इनटू ई पावर माइनस ईजी अपॉन केटी. ये रिलेशन है. दिस इज अ रिलेशन. रो इक्वल टू रो नॉट इनटू ई पावर माइनस ईजी बाय केटी. समझ में आ रही है? अरे सर क्या खतरनाक रिलेशन है. ये समझ में आ गया एक्सपोनेंशियल डिके. क्या समझ में आ गया? एक्सपोनेंशियल डिके. सो दैट्स एन एक्सपोनेंशियल डिके. That's an exponential decay of the resistivity. खत्म होती जा रही है धीरे धीरे. कि आपका एब्सोल्यूट स्केल पर ही, कि आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है ये सभी को. के क्या होता है वो वैल्यू भी याद है, R by Na 1.38 into 10 power minus 23. याद है? R upon Na. R क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. Na एवोगैड्रो नंबर, दोनों के रेशियो से बनता है K, है ना? लिख दो मैं सर. K is equal to R upon Na. R की वैल्यू 8.314, Na की वैल्यू 6.02 into 10 power 23. दोनों को डिवाइड करोगे 1.38 into 10 power minus 23 आंसर आता है उसका. कांस्टेंट होता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ओके फाइन. ये क्या? Eg. Eg, व्हाट इज दिस Eg? ओ, Eg का मतलब होता है एनर्जी क्या. ऐसा एनर्जी क्या किसके बीच में भाई? किसके बीच में? कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में. दिस इज डिफाइंड एज एनर्जी क्या. एक ही ढंग का मतलब समझा दिया आपको. और कैसा एक्सपोनेंशियल डिके है, तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी कम हो रही है. रेजिस्टिविटी कम हो रही है, कंडक्टिविटी शूट अप कर रही है विद द इंक्रीज इन टेंपरेचर. तब ये तो एक्चुअल फॉर्मूला है. पर अपने को आदत क्या है? सर एम्पिरिकल फॉर्मूला बना दो. क्या बना दो? एम्पिरिकल फॉर्मूला बना दो, इजी फॉर्मूला बना दो. तो मैंने कहा यार देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखा. तो मैंने ध्यान से देखा, क्या समझ में आया? छोटे टाइम फ्रेम पे देखो, स्मॉल टाइम फ्रेम पे. तो मैंने स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखा तो फिर तो ग्राफ ऑलमोस्ट लीनियर होता है. फिर तो ग्राफ ऑलमोस्ट लीनियर होता है. अच्छा सर, अच्छा. तो अगर ये ग्राफ ऑलमोस्ट लीनियर है तो फिर मैं लीनियर पार्ट ऑफ द ग्राफ में डिस्कस कर लेता हूं. मतलब कंपैरिजन आ गया मेरे दिमाग में. क्या कंपैरिजन आ गया? देखो, इफ आई एम लुकिंग फॉर द कंडक्टर्स तो ये बना, इफ आई एम लुकिंग फॉर द सेमीकंडक्टर्स तो ये बना. अब मुझे ये पता है कि रेजिस्टिविटी जो है वो अल्फा पे डिपेंडेंट है ना? अल्फा पे. और अल्फा जो आ रहा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, वो स्लोप पे डिपेंडेंट है. तो मैंने स्लोप चेक करी. लेकिन स्लोप कब चेक करूं? सेम टेम्परेचर रीजन में. तो मैंने सेम टेम्परेचर जोन में, मतलब स्मॉल टेम्परेचर वेरिएशन पे dt पे, ये d कैपिटल डी लिख देता हूं, स्मॉल टेम्परेचर वेरिएशन पे, और स्मॉल टेम्परेचर वेरिएशन पे यहां पे चेकिंग करी. तो जब स्मॉल टेम्परेचर वेरिएशन पे चेकिंग करी तो बात समझ में आ गई कि यहां पे वो स्लोप नेगेटिव आ रही, और उतने में यहां पे जो स्लोप है वो पॉजिटिव आ रही. ये समझ में आ गया. लाल रंग से बना देता हूं, ज्यादा प्रॉपर्टी दिखेगा आपको, है ना? ये नेगेटिव स्लोप आ रही है और ये पॉजिटिव स्लोप आ रही है सेम. ये समझ में आने लगा. ये मुझे इजीली बात समझ में आ रही, राइट? सो मुझे ये समझ में आने लगा कि अगर मैंने को इनको कंपेयर करना है तो मेरे पास एक आसान तरीका है कि यहाँ पे क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है तो मैं मेंशन कर दूंगा अल्फा इज पॉजिटिव, और यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है तो मैं इसको मेंशन कर दूंगा अल्फा इज नेगेटिव. और ये मेरे प्यारे कंडक्टर्स, और ये मेरा उससे भी प्यारा सेमीकंडक्टर. दोनों के एक्चुअल बिहेवियर फॉर्मूले अलग हैं. इसके लिए है रो नॉट इंटू 1 प्लस AT एंड प्लस BT स्क्वायर.
और इसके लिए अलग है, रो इक्वल टू रो नॉट ई पावर माइनस ईजी बाई के टी, दोनों के लिए कहानी अलग है। लेकिन फिर मेरा दिमाग क्या है, मेरा दिमाग क्या है, एक्सपेरिमेंटल। तो मैंने यहां पे फॉर्मूला बनाया रो नॉट 1 प्लस अल्फा डी। अब सुन तो लो, इसको फॉर्मूला बनाया, सेम फॉर्मूला बना दिया। क्या बना दिया? सेम फॉर्मूला बना दिया कि इसी तरीके से पढ़ लो भाई, एक्चुअल तो समझा दिया। एक्चुअल में रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विद द टेंपरेचर, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस विद द टेंपरेचर, फॉर्मूले भी अलग अलग, वजहें भी अलग अलग, एटॉमिक कॉलिजंस यहाँ पे, लैटिस कॉलिजंस यहाँ पे, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, एक्साइटेशन, ये क्या सर? ये सेम है। अच्छा, इंटरप्रिटेशन ये, इससे इजी क्या हो सकता है? अल्फा पॉजिटिव तो रो विल बी मोर देन रो नॉट, so resistivity increases. Alpha negative, so rho will be less than rho naught. अरे भाई यही तो बताना था ना, तो सुखद सिंपल तरीके से एक्सपेरिमेंटली बता दो। तो ये आपके एम्पेरिकल एक्सपेरिमेंटल रिलेशंस है, एक्चुअली में रिलेशंस वो है। तो ग्राफ जो है वो उन्हीं से बने हुए। तो लीनियर पार्ट ऑफ द ग्राफ जब बना होता है, दैट इज फॉर द स्मॉल टेम्परेचर वेरिएशन। तो स्मॉल टेम्परेचर वेरिएशन में दोनों ही आपके लीनियर दिखेंगे। तो जब स्मॉल टेम्परेचर वेरिएशन में दोनों लीनियर ही दिखना है, तो लीनियर फॉर्मूले बना लो। हमने बना लिए, तो दोनों में फर्क बताना था, बता दिया। अल्फा वहां पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है ना। अब वो पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों है, वो रीजन समझा दिया कि पॉजिटिव इसलिए था वो एटॉमिक कॉलिजंस वाली थ्योरी की वजह से, और यहाँ पे नेगेटिव किस लिए, सेमीकंडक्टर बैंड एनर्जी थ्योरी की वजह से। सो क्रिस्टल क्लियर हो गया आइडिया, क्लासिफाई हो गए कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। इफ यू आर डीलिंग विद अ गुड कंडक्टर, सुन now, if you're dealing with a good conductor, all semiconductors are good, some are much better। मतलब सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट ही अच्छाई से शुरू होता है। कंडक्टर्स में देयर आर बैड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स, आइडियल कंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर मतलब इट्स समथिंग लाइक अ गोल्ड माइन फॉर अस, है ना। मतलब सिलिकॉन, जर्मेनियम, दीज आर समथिंग लाइक हैप्पी फीलिंग वाले एलिमेंट्स है हमारे लिए। तो उनकी शुरुआत ही हैप्पी क्वोशिएंट से होती है, दे आर ऑलवेज गुड। सो देयर आर सम बेटर, सम आर एक्सीलेंट, है ना। उनकी खोज भी जारी है, अभी बनते रहते हैं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स बनते रहते हैं। आए दिन लैब्स में पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजी से बनाते रहते हैं, और हमारी जिंदगी बेटर होती रहती है, लाइफ बढ़ती रहती है, हमारी लाइफ, कहते हैं ना, लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव होती रहती है बिकॉज ऑफ दोस न्यू काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर्स कमिंग इनटू द एक्सपेरिमेंटल आइडियाज। गुड कंडक्टर क्या होता है, जिसमें अल्फा पॉजिटिव और स्मॉल होती है। 1 मार्क क्वेश्चन है आपका, अगर स्कूल में है 4 मार्क अगर आपके कंपटीशन में आ जाए। सो अल्फा पॉजिटिव एंड स्मॉल इज द साइन ऑफ व्हाट, गुड कंडक्टर। आइडियल कंडक्टर अल्फा 0, आइडियल कंडक्टर अल्फा 0, बैड कंडक्टर अल्फा पॉजिटिव तो रहेगी, क्योंकि कंडक्टर्स में अल्फा पॉजिटिव ही होती है, ठीक है। लेकिन स्लोप ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब अल्फा लार्ज हो जाएगी, तो बैड कंडक्टर। सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड कंडक्टर लाइक अ कॉपर, दैट अल्फा इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, इज क्लैरिफाइड, अंडरस्टूड है, इजीली डन है, बात समझ में आ चुकी है। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, ठीक है, स्क्रीनशॉट। Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. Yes, sir. Good. चलो सर आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। सारी इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, नहीं लिया तो ले लो प्लीज। अभी तो रिसेंटली सुनाई दिया कि किसी नेशन ने, नाम नहीं लूंगा, आजकल कुछ भी इधर उधर के नाम लेके कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, तो नाम नहीं लूंगा, किसी नेशन ने सन भी बना लिया, सन, देयर प्राइवेटाइज सन, सन मतलब सूरज, प्राइवेटाइज सन। Yes. गूगल पे जो 120 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। अगर नाम मत लेना, किसी नेशन का किसी का नाम नहीं लेना। नहीं सर, नाम नहीं ले। फिर मुझे वीडियो डिलीट करना पड़ता है, तो करना पड़ेगा, इसलिए कुछ नाम वाम नहीं लेंगे। बट मतलब देख, सोचो सोच कहाँ जा रही है ना, सोच कहाँ जा रही है। तो पहले तो सुनते थे आर्टिफिशियल रेन, नाउ सन। पढ़ेंगे प्लस 2 में हम, मतलब टुवर्ड्स द एंड में न्यूक्लियर फिजिक्स में जाके। मूविंग ऑन,
moving on, right? Oh, what's this beautiful thing coming up? So that beautiful thing required a beautiful introduction page, तो इसलिए मैंने अलग से नाम लिख के दिया है. That's a superconductivity, है ना? Superconductivity, superconductors मतलब नॉर्मल कंडक्टर से हमें समझ में आ गया कि अपना काम बनना नहीं है ना? नॉर्मल गुड कंडक्टर से भी नहीं बनना, तो हम ले आए सुपर कंडक्टर. सो व्हाट इज अ सुपर कंडक्टर? वॉच दैट एनिमेशन एंड अंडरस्टैंड इट. राइट साइड पर वॉच इट एंड अंडरस्टैंड. व्हाट डू यू गॉट फ्रॉम दिस एनिमेशन? मेक मी अंडरस्टैंड. प्लीज बता दो, इसको देख के क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया इसको देख के? बता दो. अरे भाई बता दो, क्या समझ में आया इसको देख के? सर कौन क्या है तो बता दो. ये लैटिस है ब्लू वाले, और वो इलेक्ट्रॉन्स है लाल वाले, छोटे वाले. सो क्या समझ में आया एनिमेशन को देख के? बोलो ना यार, क्या समझ में आया? रिट्रैक्ट कर रहे हैं. रिलैक्सेशन में बहुत कम है. कॉलिजन नहीं हो रही है. इवन आपका स्ट्रक्चर ऑसिलेट करे, इवन आपका स्ट्रक्चर ऑसिलेट करे, स्ट्रक्चर मतलब वाइब्रेशन ऑफ द लैटिस हो रहा है, लेकिन फिर भी कॉलिजन नहीं हो रही है, फिर भी कॉलिजन नहीं हो रही है. तो ऐसा ब्यूटीफुल आइडिया हमारे जीवन में लाने वाले, ऐसी रोशनी लाने वाले ये फिजिसिस्ट हैं जिनका नाम है कैमरलिन ऑन्स. थैंक्स टू हिम 1911 में इन्होंने ये हमें दे दिया, और फिर हमें अच्छी अच्छी चीजें मिलनी शुरू हो गई जीवन में. आईफोन जैसी क्वालिटीज मिलनी शुरू हो गई, मतलब काफी सालों बाद मिली, पर मिलनी शुरू हो गई. थैंक्स टू दिस पर्सन. प्लीज थैंक्स to Caroline Owens. In 1911 he gave to us this idea which is now known a very common thing. हमें नॉर्मल लाइफ में तो हमें नहीं पता होती, पर जितने भी इंजीनियर्स होते हैं जो कि रिसर्च वर्क करते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, उनके लिए आम बात है. दिस इज समथिंग व्हिच इज अ पार्ट ऑफ एवरी बजट. सुपरकंडक्टर्स, सुपरकंडक्टिविटी. व्हाट डू यू फाइंड? कोई एटॉमिक कॉलिजन नहीं हो रही. बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आई एम टेलिंग द रेजिस्टिविटी इज 0. क्योंकि वजह जो थी ना, वजह क्या थी? एटॉमिक कॉलिजन्स. अगर आप कॉलिजन्स गायब करवा दें, हो ही ना, तो फिर रेजिस्टिविटी गायब, 0 हो जाएगी. तो देखो, आइडिया एक बार फ्लोट करना होता है अच्छे लोगों को, एक बार फिजिसिस्ट को, अच्छे फिजिसिस्ट को एक बार आइडिया फ्लोट करना होता है कि बेटा ऐसा हो सकता है. बस फिर वो क्या करते हैं, उसको अचीव कर लेते हैं किसी तरीके से. So this has been achieved as a field in the 1911. This was achieved, the phenomena of bringing the resistivity to 0. Of course, हर एक में ये काबिलियत नहीं हो सकती. उन चुनिंदा, उन सिलेक्टेड कंडक्टर्स में जिनमें ये काबिलियत हो सकती है, ये इवेंट हो सकता है, ऐसे चुनिंदा सिलेक्टेड कंडक्टर्स को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स. एंड द फिनोमेना इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी. लेकिन इसमें एक कैच पॉइंट है. कैच पॉइंट क्या है कि यह हर टेम्परेचर पे शायद नेचुरली पॉसिबल नहीं है. क्या बोला मैंने? नेचुरली पॉसिबल नहीं है. सो हमने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे ग्राफ बनाया फॉर अ पर्टिकुलर मेटल. तो ग्राफ हमने क्या सीखा, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, अंडरस्टूड है. लेकिन रिवर्स भी तो है, टेम्परेचर गिराओगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी. इजी है. तो क्या करा हमने, टेम्परेचर डिक्रीज करा, रेजिस्टिविटी डिक्रीज करी, रेजिस्टिविटी डिक्रीज करी. अरे वापस वो ग्राफ मिल गया. हमने बोला ये बेकार ऑर्डिनरी कंडक्टर है. अरे देखो, पहले तो उसको गुड कंडक्टर बोल रहे थे, अब उसको बोल रहे हैं ऑर्डिनरी कंडक्टर. मतलब दिस इज द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्डिनरी कंडक्टर. व्हाई दिस इज एन ऑर्डिनरी कंडक्टर? रीजन क्योंकि गुड होगा, कॉपर हो सकता है, पर हमारे लिए ऑर्डिनरी आ रहा है. क्यों आ रहा है? क्योंकि उसमें रेजिस्टिविटी है. और अब हमारा रेफरेंस बदल गया, हमारा रेफरेंस बदल गया है, रेजिस्टिविटी 0 हो गई है. तो उन ब्यूटीफुल कंडक्टर्स में जिनको हमने जब कूल डाउन करा, क्या करा? कूल डाउन करा. दिस इज अ कूलिंग इफेक्ट, दैट इज अ कूलिंग डाउन. जैसे जैसे हमने उनको कूल डाउन करा, उनकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होने लगी. है तो कंडक्टर्स ही, और डिक्रीज होने लगी. एक जगह पे मिरेकल हो गया, एक टेम्परेचर पे मिरेकल हो गया. उस टेम्परेचर को हमने बोला क्रिटिकल टेम्परेचर. क्या? क्रिटिकल टेम्परेचर. उस क्रिटिकल टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी सडनली ड्रॉप्स टू 0, सडनली ड्रॉप्स टू 0. तो इस रीजन में, कौन सा रीजन भाई? ये वाला जो रीजन है, ये वाला,
यहाँ रेजिस्टिविटी है ही नहीं या है ही नहीं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इज एब्सोल्युटली जीरो, कम ज्यादा की बात ही नहीं हो रही है, स्लोप ग्लोब नहीं देख रहे भैया, इट इज कंप्लीटली जीरो। दिस region is labeled as superconducting region। ये इसके जीवन में आना ही नहीं है, ये बेचारा ऑर्डिनरी है। दिस इज अ सुपरकंडक्टिंग रीजन, मतलब अगर आपने इस कंडक्टर को इस टेम्परेचर जोन में ऑपरेट करा तब वो सुपरकंडक्टर कहलाएगा। यहां वो सुपरकंडक्टर नहीं है अभी। It gains that superconductivity once it has been cooled down to a temperature at a critical temperature. So what's a critical temperature at which the resistivity drops to zero? Drops to zero, decrease to zero नहीं बोल रहा हूं, गिर गई, drops to zero, suddenly zero होगी, गायब हो गई। इस टेम्परेचर पे सावधान टेम्परेचर है, वार्निंग टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर। And if the temperature is below the critical temperature, in that condition, the conductor is better known as, now it becomes what? A superconductor. And it exhibits what? Superconductivity. What is superconductivity? Conduction without resistivity. Conduction without resistivity. Resistivity है ही नहीं, opposition है ही नहीं, resistance है ही नहीं। Beautiful idea. तो लगेगा आइडियल है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, हो सकता है भाई। एंड दैट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। इन्होंने बताया, यू ऑब्जर्व्ड मर्क्यूरी, मर्क्यूरी को ऑब्जर्व करा और मर्क्यूरी को कूल डाउन करते गए एक टेम्परेचर आया 4.2 केल्विन। कितना? 4.2 केल्विन। एंड एट 4.2 केल्विन द रेजिस्टिविटी ड्रॉप टू जीरो। एंड सो इट वाज स्पेशल। उसी 4.2 केल्विन पे किसी और एलिमेंट को चेक करा, उसकी नहीं ड्रॉप करी, मतलब किसी और कंडक्टर को चेक करा, उसकी नहीं ड्रॉप करी, तो वो सुपर कंडक्टर नहीं बना। या हो सकता है उसकी सुपर कंडक्टिविटी 0.5 केल्विन पे आई। समझ आ रही है? इसका मतलब दैट विल बी वंस अगेन डिपेंडेंट अपॉन द स्ट्रक्चर लैटिस। समझ आ रही है कि मतलब लैटिस कैसा, भगवान ने क्या दिया, भगवान ने क्या दिया हुआ उसके हिसाब से। So this is a superconductor, and that's the idea of the superconductivity, very simplistic है कि जो रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। इसको नोट कर लो, फिर आगे की बात समझाता हूं। प्लीज नोट दिस डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो। ग्राफ भी आ गया, 3 ग्राफ हो गए, एक कंडक्टर का, एक सेमीकंडक्टर का और एक सुपरकंडक्टर का। दिस इज फॉर द सुपरकंडक्टर। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन इन दिस क्रिटिकल टेम्परेचर। वो टेम्परेचर आना जरूरी है। एब्सोल्यूट जीरो आ गया, सुन लो, एब्सोल्यूट जीरो आ गया, ये केल्विन पे बनाया हुआ। एब्सोल्यूट जीरो आ गया और रेजिस्टिविटी ड्रॉप नहीं कर रही, जीरो पे नहीं आ रही, तो सुपरकंडक्टर कभी ख्वाबों में भी नहीं बन पा रहा, है ना? समझ में आ रही है? तो इसका मतलब वो कंडक्टर रह गया होगा बढ़िया, पर वो कंडक्टर ही रह गया, सुपरकंडक्टर नहीं बन पाया। सो बिफोर अप्रोचिंग द एब्सोल्यूट जीरो, द रेजिस्टिविटी शुड ड्रॉप डाउन टू जीरो एंड देन इट बिकम्स अ सुपरकंडक्टर। तो हमारे पास एक जोन मिलेगा, उस जोन में, उस रेंज में आप उसकी प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हो। तो जिस सर्किट में, सुनना, जिस सर्किट में आप ऐसे कंडक्टर को यूज करेंगे लेकिन टेम्परेचर को क्रिटिकल से कम रखेंगे, तो तब उसको हम सुपर कंडक्टिंग रिंग का नाम देंगे। रिंग, एक सर्किट विच ऑपरेट्स बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर containing a superconductor will be termed as a superconducting ring, क्योंकि उस रिंग में करंट कभी खत्म ही नहीं होने वाला, क्योंकि रेजिस्टिविटी है ही नहीं, तो हीटिंग इफेक्ट्स होंगे ही नहीं, एनर्जी का लॉस होगा ही नहीं, H = I² RT कभी लगेगी ही नहीं, तो पावर का लॉस कभी होगा ही नहीं। इसका मतलब वो इनडेफिनिट चलता रहेगा। सो दैट इज सपोज्ड टू बी अ सुपरकंडक्टिंग सर्किट, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, मूव ऑन अहेड। एंड दिस इज व्हाट आई वाज रेफरिंग टू, दैट वाज रिगार्डिंग द मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, यू कैन सी दैट इज 4.2 केल्विन। This is for a mercury, and this was one of the first elements which was experimentally observed to exhibit the phenomena of the superconductivity about the mercury. And then thought process आया। फिर thought process क्या आया कि 4.2 केल्विन अचीवमेंट के लिए तो बहुत अच्छा है, पर हम जैसे लोगों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए उसकी कोई अहमियत नहीं। जैसा रिसर्च लैब है,
हमारे लिए कोई अहमियत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम 4.2 केल्विन पे ना हम जिंदा रहते हैं ना हमारे डिवाइसेस। सो व्हिच मींस दैट वी आर एक्चुअली हैविंग नो रिलेशन। हमें कोई इससे मजा ही नहीं आ रहा, हम क्या करें भाई इसका। सो देन ऑफ कोर्स ये बात उनको भी बता दी। सो देन फिर वो अकेले थे पहले, फिर टीम बनी और बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर काम करना शुरू करा जब अच्छाइयां पता चली। एंड धीरे धीरे लोगों ने इसी ऑब्जेक्ट पे काम करना शुरू करा कि यार इसको ना थोड़ा हाई टेम्परेचर्स पे ऑब्टेन कर, टू ऑब्टेन दैट सुपर कंडक्टिविटी एट अ हायर टेम्परेचर, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर ऊपर की तरफ है। तो फिर क्या बनाए गए? कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड्स बनाए गए। सो देयर वर कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड्स of barium and yttrium in elements। मतलब of course बहुत सारों के साथ में एक्सपेरिमेंट करा गया होगा। जब ये यूज करे गए, बनाए गए एक तरीके से, तो जो क्रिटिकल टेम्परेचर है इट इंक्रीज टू अराउंड 203 केल्विन एज पर द डेटा गिवन ऑन द वेरियस साइट्स। 203 केल्विन तक इंक्रीज कर दिया गया, पब्लिश्ड डेटा है। तो क्लोज टू रूम टेम्परेचर आने लगा एंड दैट्स हाउ द थ्योरी प्रोग्रेसेस कि ये करना है ना। अब ये कैसे हो पा रहा है ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो ऑफ कोर्स आजकल की टेक्नोलॉजी से हो रहा है एंड धीरे धीरे अब वो रूम टेम्परेचर पे भी आ रहा है। तो यूजेबिलिटी बढ़ेगी, तो उसकी एप्लीकेशंस बढ़ेगी। रीजन इट इज कमिंग क्लोज टू द रूम टेम्परेचर एंड बियॉन्ड द रूम टेम्परेचर्स, द आइडिया ऑफ द सुपर कंडक्टिविटी। तो इंड्यूस करना पड़ रहा है, नेचुरली तो नहीं हो रही, नेचुरली तो नहीं हो रही, तो इंड्यूस करना पड़ रहा है। तो मतलब आर्टिफिशियल सुपर कंडक्टिविटी शायद क्रिएट करी जा रही है, क्योंकि आइडिया मिल चुका था, राइट। सो दिस इज एन आइडिया, ये मैंने बता दिया था 1911 में करा था। नियर एब्सोल्यूट जीरो बोला, मतलब 4.2 केल्विन इज ऑफ कोर्स नियर एब्सोल्यूट जीरो, राइट। सो रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही कम, मतलब डिक्रीज करके ऑलमोस्ट जीरो डिटेक्ट हो पाए। नोट कर लो, नोट कर लो। ये एनिमेशन क्या, जिसके नीचे लिखा हुआ है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी, तो उसमें कुछ फील हो रहा है, कुछ और फील हो रहा है, कुछ नया तमाशा फील हो रहा है इसके अंदर। इसके अंदर फील हो रहा है कि ये ना जैसे हवा में है, इस फीलिंग लाइक इट इज इन द एयर। देखो फील हो रहा है ना। सो लेट्स ऑब्जर्व दिस आइडिया, इस आइडिया को ऑब्जर्व करते हैं कि ये आइडिया क्या है, कि ये हो क्या रहा है एग्जैक्टली। तो इस आइडिया को बिना मैग्नेटिज्म के फुलफिल नहीं करा जा सकता। मतलब रिसर्च वर्क करी गई तो आगे पता चला मैग्नेटिज्म भी इसके अंदर रोल है, देयर इज। एंड ऑफ कोर्स हम हमेशा बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक आइडिया है। हम इजीनेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी अलग पढ़ लेते हैं, पर आइडिया ओवरऑल हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है। तब ये आइडिया है क्या? ये आइडिया ऐसा है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर मटेरियल है जिसको हम डायामैग्नेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक। ये सारी कहानी हमें समझाई मीजनर ने, द फिजिसिस्ट मीजनर। So this is a diamagnetic material over here. It's a diamagnetic material. Diamagnetic material की ना यूजुअली पहचान क्या होती है? ऑफ कोर्स हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में, इसका केमिस्ट्री में भी आता है आपके। डायमैग्नेटिक मटेरियल की पहचान यूजुअली क्या रहती है कि वो ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करता है, इट रिपेल्स। तो एक ऑर्डिनरी मटेरियल होगा तो वो क्या करेगा? फील्ड लाइंस को रिपेल करेगा। तो बता देता हूं, तो ये फील्ड लाइंस आपने भेजी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भेजी, तो ये उनको रिपेल मारेगा। तो इनको रिपेल मारेगा तो आप डायग्राम कैसे बनाओगे? ये रिपेल मारेगा, ये रिपेल मारेगा, ये रिपेल मारेगा। फील हो रहा है कि रिपेल करेगा, है ना, बाहर भगा दी उसमें, तो रिपल्शन शो हो रही है। दिस इज अ डायग्राम। तो ये आपका एक ऑर्डिनरी डायमैग्नेटिक है। फिर क्या आ गया? ये आपका ऑर्डिनरी डायमैग्नेटिक, ये सबसे बढ़िया है, इसने सारी लाइंस भगा, all the lines are expert, and this happens at a critical temperature, which explains that material was a superconductor. So एक second check है ना कि हमें पता करना था कि किस में हो रहा है। मतलब पहले तो हमने बोला मरकरी में हो रहा है, फिर हमने ढूंढने की कोशिश करी कि भाई अगली बार अगर हम किसी पे ट्रायल करने वाले हैं तो ट्रायल किसके ऊपर करा है, ये भी तो बात है ना। क्योंकि फेरोमैग्नेट पे करें, है ना, या पैरामैग्नेट पे करें, तो समझ में आया डायमैग्नेट पे करो, क्योंकि जो पैरामैग्नेट और फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है वो एक्चुअली लाइंस को अंदर पुल इन करती है। तो वहां से ये फीचर नहीं बन पाएगा, तो आपको क्या करना है? रिपेल आउट करना है। तो हमने डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर रिसर्च वर्क आगे करनी शुरू करी। दिस आइडिया वाज गिवन बाय द मीजनर, सो इट एक्सप्लेन्स द सेम थिंग, राइट।
सो जब टेम्परेचर क्रिटिकल से ज्यादा होता है तो लाइंस जो है वो बॉडी के थ्रू पास करेंगे इस कंडीशन में दैट T इज मोर देन द क्रिटिकल टेम्परेचर। लेकिन जब टेम्परेचर क्रिटिकल से कम हो जाएगा तो सारी लाइंस बाहर भाग गई, सो दैट T इज लेस देन TC। तो दोनों बातें मैच कर लो कि डायमैग्नेटिक में ऐसा हुआ। और ये कब होता है? इन अ सुपर कंडक्टर। इसका मतलब दिस इज अ सुपर कंडक्टर व्हिच इज अ परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर? इस आइडिया को किसने बोला? दैट वाज सपोज्ड टू बी अ मीसनर इफेक्ट। सो इनसाइड द बॉडी गायब हो गई। इसी वजह से शायद इलेक्ट्रिसिटी में इसको डाल दिया जाता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड दिखी नहीं। इसका मतलब इस फिनोमिना को बिना मैग्नेटिक फील्ड के पढ़ सकते हो क्योंकि B 0 हो गया। इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी में भी फीड कर देता है, इसलिए चैप्टर में भी आ गया। नहीं तो एक्चुअली में कहां आना चाहिए था? इन द आइडिया ऑफ द मैग्नेटिज्म। लेकिन क्योंकि B 0 हो गई अंदर तो हमें लगा कि यहां पढ़ा दो, तो यहां पढ़ा लिया हमने। पर ये बात बतानी थी ना कि क्यों 0 हुई और क्या रेफरेंस है। तो दैट वाज अ डायमैग्नेटिक, नहीं तो रीजन ही नहीं समझ में आता कि हो क्या रहा है। राइट? तो पुशिंग ऑफ द लाइंस, बाहर लाइंस धकेल दी, इस वजह से ये फीचर जनरेट होता है। एंड दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सुपरकंडक्टर। तो डायमैग्नेटिक भी है, सुपरकंडक्टर भी है। इस बात को जिन्होंने रिलेट करा उनका नाम था मीजनर। इस वजह से इसको मीजनर इफेक्ट बोलते हैं। मतलब ये भी एक फिनोमेना हो गया ना एक तरीके से। उस इफेक्ट को क्या बोल दिया? मीजनर इफेक्ट। तो सुपरकंडक्टिविटी कहीं ना कहीं इज रिलेटेड विद द आइडिया ऑफ द मीजनर इफेक्ट। तो ये नहीं पढ़े तो सुपरकंडक्टिविटी का आइडिया हाफ एक्सप्लेन्ड है, अब पूरी तरीके से एक्सप्लेन्ड है। तो फिर मेरा भी तो तड़का आएगा इसमें, है ना? मेरा भी तो एक्स्ट्रा एलिमेंट आएगा जो मैं रिसर्च कर रहा हूं, मतलब इधर उधर से सोर्सेस से देख देख के सीख के आपके लिए। सो दिस इज माय रिसर्च ऑन यू, दिस इज माय रिसर्च ऑन यू, दिस इज व्हाट आई हैव ब्रॉट एक्स्ट्रा फॉर यू। रीड that, and that's the most important thing in the case of the superconductors, that is coherent collective functioning of electrons। समझ आई? नहीं आई आपको समझ? बिल्कुल नहीं आई आपको समझ। मैं आपको समझाता हूं। कोहेरेंट कलेक्टिव फंक्शनिंग, आपको ध्यान है? हम डाउट भी पूछा था एक स्टूडेंट ने मुझसे थोड़ा दिन पहले कि जब हमने लिखा था V1 इक्वल टू U1 प्लस A टाउ 1, फिर V2 इक्वल टू U2 प्लस A टाउ 2, याद है आपको? फिर Vn इक्वल टू UN प्लस A टाउ n, सबका अलग अलग लिखा था, याद है आपको? फिर मैंने सबको ऐड किया था, फिर डिवाइड बाय n किया था। किसी ने पूछा मेरा मुझसे कि ये n क्या था, याद है आपको? तो ये क्या था? हमने सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग अलग कर रहे हैं क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टर अलग है। समझ आ रही है आपको बात? सभी इलेक्ट्रॉन्स का कैरेक्टर अलग। जैसे भाई क्लास के अंदर हिमांग का कैरेक्टर अलग होगा, है ना? कुणाल का कैरेक्टर अलग होगा, है ना? अर्चिता का कैरेक्टर अलग होगा। सबका अलग अलग है, सबके अपने अपने नॉलेजेबल है, सबका अंदर अंदर लाटके से, सबका अपना अपना दिमाग है, सबका डिफरेंट है। एवरीवन इज डिफरेंट, कोई कलेक्टिव काम नहीं कर रहा। जो वो कहते थे कलेक्टिव काम करेंगे तो मुश्किल को खत्म कर देंगे। तो सोच लिया भाई कलेक्टिव काम करेंगे, ग्रुप स्टडी करेंगे, एक जैसे क्वेश्चन बनाएंगे तो हल हो जाएंगे क्वेश्चंस, हल हो गया मामला बिकॉज ऑफ द कलेक्टिव फंक्शनिंग। और क्या मैंने ये बात आपको दिखाई? बोली तो अलग, अभी बोली, दिखाई क्या? तो रुको स्टे देयर, वॉच इट वंस अगेन। एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, दो, इससे कलेक्टिव फंक्शन, इससे कलेक्ट, आपस में जुड़ गए। अब फील्ड का रोल खत्म हो गया। फील्ड का रोल क्या था? एक जैसा कैरेक्टर एस्टैब्लिश करने का। नहीं तो हर एक का कैरेक्टर डिफरेंट है, हर एक का कैरेक्टर रैंडम था। पर फील्ड क्या कर रही थी? कोशिश में लगी थी। क्या कर रही थी? कोशिश में लगी थी कि भाई उनको एक ही तरीके से सेट कर दो, अलाइन कर दो, अब एक ही रास्ते चलेंगे। अगर वो पहले से ही हो चुका हो तो फिर फील्ड की जरूरत ही क्या है? अगर वो पहले से ही हो चुका हो तो पहले से क्या हो चुका? कपलिंग हो गई। That's a coherence of the electrons together। तो ये मेन रीजन समझा गया कि होता क्या है, ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हो रहे हैं या ये जो सुपर कंडक्टर्स हम बोल रहे हैं, इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिकली हो क्या रहा है? वो ये हो रहा है, दैट इज अ कोहेरेंट कलेक्टिव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस वजह से वो मिल के लाइंस को एक्सपेल कर देते हैं बिकॉज ऑफ दिस आइडिया। हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी स्पिन होती, हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना ऑर्बिटल मोशन होता है,
उसकी वजह से उसके मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं, उसकी वजह से वो ये सब कुछ कर सकता है। तो और वो इलेक्ट्रॉन्स अगर आपस में कोरिलेट हो जाए तो मिलके क्या कर सकते हैं, दैट इज नोन एज अ मीसनर इफेक्ट। सो ये रीजन है बिहाइंड द मीसनर इफेक्ट, जिसकी वजह से ये लाइंस एक्सपेल हो रही हैं और वो एक सुपर कंडक्टर बन रहा है और फिर आप उसको प्रैक्टिकली यूज कर पा रहे हैं। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस, नोट दिस आउट। सर व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? इसको देख रहे हो साथ में, उसको ना स्क्रीनशॉट ले रहे हो, इसको देख रहे हो साथ में, क्या हो रहा है? दिस इज नोन एज मैग्नेटिक लेविटेशन। दिस आइडिया इज नोन एज मैग्नेटिक लेविटेशन। आपको पता है फ्रॉग्स जो होते हैं, फ्रॉग्स, दे आर नेचुरली डायमैग्नेटिक इन नेचर, naturally diamagnetic in nature. Frogs, they can be easily levitated in the laboratory. एक तो वजन कम होता है अपने को लेविटेट करेंगे तो बड़ा मुश्किल लगेगा, वो फ्रॉग का वजन भी कम है, एंड देन नेचुरली डायमैग्नेटिक। इसका मतलब वो रिपेल हो सकता है, कुछ रिपेल हो सकती है ना, तो मतलब उसको आप रिपेल कर सकते हो हवा में से, रिपेल। तो एक कोई फोर्स लग सकती है जो कि उसके वेट को बैलेंस करते हैं, और अगर ऐसा हो गया तो वो हवा में लेविटेट हो जाएगा। लेविटेट का मतलब क्या हो गया, हवा में फ्लोट करेगा, सो लेविटेट। दैट्स नोन एज मैग्नेटिक लेविटेशन। कि देखो मैग्नेट से रिपल्शन क्रिएट हो सकती है, तो रिपल्सिव फोर्स ऊपर लग सकती है, तो एक फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर लग गई तो उसके ग्रेविटी के बराबर और वेट के बराबर हो जाए तो लेविटेट हो गया, मैग्नेटिकली लेविटेट हो गया। सो दिस पर्टिकुलर ब्यूटीफुल आइडिया इज नोन एज व्हाट, मैग्नेटिक लेविटेशन। सो हाउ ऑल दीस थिंग्स आर रिलेटेड, ऑफ कोर्स मैग्नेटिज्म डाल दिया ना बीच में, मैग्नेटिज्म बीच में डाल दिया इस वजह से। तो ये आपका आइडिया है मैग्नेटिज्म का, क्योंकि रेस्ट एश्योर्ड ये आर्टिकल मैग्नेटिज्म में नहीं आएगा। दोबारा बोल, रेस्ट एश्योर्ड ये आर्टिकल मैग्नेटिज्म में अब नहीं आएगा। इसका मतलब जो पढ़ सकते हो इसके बारे में वो यहीं पढ़ सकते हो, दोबारा किसी चैप्टर के रेफरेंस में ये आने वाला नहीं है, किसी सीक्वेंस ऑफ स्टडी में आएगा भी नहीं। तो फिर आप जो पढ़ा अभी पढ़ा, बाद में कभी आर्टिकल नहीं आएगा। तो कोई अगर बोल दे कि नहीं बाद में मैग्नेटिज्म का आर्टिकल है वहां करा दूंगा, कभी नहीं करा पाएगा, क्योंकि कोई भी वहां पे सीक्वेंस नहीं बनेगी ऐसी कि इस आर्टिकल तक पहुंच पाए। तो जो पढ़ना है यही पढ़ना है। तो समझ लिया हमने कि जो यहाँ पे ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, एच यहाँ पे जो है दैट इज अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मतलब फील्ड लाइन समझ लो। तो वो बॉडी ऑफ द सुपरकंडक्टर में आके क्रिटिकल टेम्परेचर पे जीरो, पहले थी फिर जीरो, इस पॉइंट पे जीरो हो जाती है, दैट इज अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, गायब है, जीरो, राइट। सो दैट्स इट, बस आपको बस इतना ही नोट करना है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन इसका पूछा नहीं रहा है। हालांकि इसका आप देखोगे तो जेडब्ल्यू मेन में और एडवांस में इसका क्वेश्चन आया हुआ। दिस इज फॉर दिस मैग्नेटिक बिहेवियर विद द क्रिटिकल टेम्परेचर। आपको ग्राफ देखना, ग्राफ आपने नोट आउट कर लिया, सो दैट्स अ ग्राफिकल बिहेवियर फॉर दिस। इसको ग्राफ्स का स्क्रीनशॉट ले लो, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने? Yes. यस, ओके, Yes. मूविंग ऑन। सो ये सबसे मतलब दिस इज समथिंग एक्सीलेंट। मतलब ये जो आइडिया है इसको बोलते हैं फ्लक्स स्पिनिंग। अब ये फ्लक्स स्पिनिंग का मतलब क्या है, हाउ टू एक्सप्लेन? देखो मतलब बहुत इजी है। जैसे ये है, इसको मुझे क्या करना है, यही इसी पोजीशन पे रखना है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं क्या करूंगा, इसको हाथ से सपोर्ट दूंगा, आई एम गोइंग टू गिव अ सपोर्ट टू दिस। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको पिन कर रहा हूं सर्टेन पॉइंट्स पे, मैंने फिंगर से इसको पिन कर दी। लाइक अभी क्या हो रहा है, ये आपको इसी पोजीशन पे दिख रहा है, मतलब फोर्स मेरे हैंड पिनिंग की वजह से, मैंने हैंड पे पिन पॉइंट्स दिए ना, 4 पिन पॉइंट्स दिए, तो उसकी वजह से उस पे रिएक्शंस आ गए, तो पिवट क्रिएट हो गए, तो ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स लग गई जो इसके वेट को बैलेंस कर दी। सर इतना तो आता है, क्या बता रहा। अब अगर ये हवा में ऐसे ही फ्लोट कर रहा हो और मेरे हाथ की पिनिंग ना हो, तो फिर आइडिया ब्यूटीफुल होगा ना, तो फिर आइडिया ब्यूटीफुल होगा। फिर आप बोलोगे सर वाह क्या पढ़ा है, अभी तो बोलो सर क्या पढ़ा रहे हो सर, पिनिंग तो आती है सर, ऐसे तो हो गई, रिएक्शन ऊपर एमजी नीचे तो हो गए। तो अगर ये हाथ का सपोर्ट ना हो और फिर भी वो हवा में हो, दैट्स नोन एज फ्लक्स स्पिनिंग। क्या बोलते हैं इस पर्टिकुलर आइडिया को, दिस इज नोन एज फ्लक्स स्पिनिंग एज एन आइडिया। फ्लक्स स्पिनिंग, दैट्स एन आइडिया। अब ये फ्लक्स स्पिनिंग क्या है, तो ये मैंने लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लोगे, आराम से तसल्ली से पढ़ लेना उसको, ठीक है ना। मैं मोटा मोटा बताता हूँ कि फ्लक्स स्पिनिंग का मतलब क्या है, कि क्या होता है कि यहाँ पे ये जो फील्ड लाइंस है ना, ये इकट्ठी होके एक वर्चुअल यहाँ पे
स्पॉट्स बना देती है। और फील्ड लाइन का जो बेसिक इफेक्ट है वो फोर्स होता है। इसका मतलब यहां पे एक इमेजिनरी जॉइंट्स क्रिएट हो जाते हैं, उनको हम क्वांटम जॉइंट्स बोलते हैं। सो यहां पे वो इमेजिनरी जॉइंट्स क्रिएट हो जाते हैं और उसकी वजह से एक फोर्स जनरेट हो जाती है, और वो जो फोर्स है वो उसके वेट को बैलेंस कर लेती है, एंड हेंस इट कैन लेविटेट इन द दिस होल आइडिया इज नोन एज व्हाट इज नोन एज अ फ्लक्स स्पिनिंग। क्योंकि हमें ना किसी भी बात को एक्सप्लेन हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम से करना पड़ता है, हमें समझाना पड़ता है, न्यूटन के एस्पेक्ट में समझाना पड़ता है। तो न्यूटन के एस्पेक्ट से समझना, क्योंकि आम लोगों को इजी लगता है कि भाई देखो फ्लोट क्यों कर रहा है, क्योंकि mg नीचे कोई फोर्स ऊपर, तो एग्जिस्टेंस ऑफ अ फोर्स कहां से आ रही है ये बताना पड़ता है कि वो बॉइंट फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, फ्रिक्शन है, कौन सी फोर्स है, ये कौन सी फोर्स है, दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस क्वांटम आइडिया ऑफ द फ्लक्स स्पिनिंग। उसकी वजह से जो फोर्स क्रिएट होगी वो न्यूटन के हिसाब से इसके वेट को बैलेंस कर लेगी, एंड दिस कैन फ्लोट इन द एयर, एंड दिस विल बी नोन एज अ लेविटेशन, दैट है मैग्नेटिक लेविटेशन। सो बोलोगे सर अरे जैसे मैं ना मतलब कभी अपने घर में किसी को ये बात समझाऊं तो कहते झूठ बोल जैसे कोई फिक्शनल मूवी आती है, तो फिक्शनल मूवी चल रही है, तो उसके अंदर कोई उड़ रहा है, फ्लाइंग, तो मतलब हवा में गाड़ियां चल रही है, तो मतलब घर वाले बोलेंगे कि ये क्या झूठ झूठ पिक्चरें देखते रहते हैं, ऐसा कभी होता थोड़ी, ऐसा कभी हो थोड़ी सकता है। तो जैसे कोई पिक्चर शुरू हुई उसके अंदर शुरू में लिखा आएगा, जब नेटफ्लिक्स पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है ईयर 2030, तो जैसे वो देखते हैं बोलते हैं झूठ मतलब ये सब झूठ है। पर झूठ मतलब until unless it comes to the practical use of us, हमें वो झूठ ही लगता है, it always is a lie, but then the things keep on happening, right? Keep on happening, technology keeps on improving, and one day we got a phone with 5 cameras and 6 cameras। तो पहले एक था और एक के लिए इतना बड़ा बड़ा वो लेके घूमते थे डिजिटल कैमरा, अब फोन के अंदर 5 6 कैमरास हैं। So things are coming to life, and this is your life now. This is the life which is a magnetic levitation. सर इसमें हम क्या करें? है ओके, एनिमेशन भी ऐसा दिख रहा है कि आपके क्या हो गए, वर्चुअल जॉइंट्स बन गए। These are like your virtual joints। यहाँ पे बाकी लाइन एक्सपेल हो गई, कुछ फंस गए, क्वांटम एंटेंगलमेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्वांटम एंटेंगलमेंट। उस क्वांटम एंटेंगलमेंट की वजह से यहां पे ये जो फ्लक्स लाइंस है वहां पे फंस गई, और उन्होंने एक फोर्स क्रिएट कर दी, उस फोर्स ने उसको मैग्नेटिकली लेविटेट कर दिया। दैट इज एन आइडिया, इसको फ्लक्स स्पिनिंग बोल रहे हैं। बाकी हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, आप इसको पढ़ सकते हो, ये इजी है, मतलब दिस इज नथिंग टू बी नोटेड या फिर कुछ इसको याद करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आइडिया एक्सप्लेन्ड है, आगे मूव ऑन कर दो, मूविंग ऑन एंड शोइंग यू दैट व्हाट इज एन आइडिया। मोटे मोटे शब्दों में क्या क्या आइडिया कि हमने क्या करा, ये जो लेविटेशन का आइडिया है इसको जेनरेट करा गया। इसको जेनरेट करा गया, कैसे जेनरेट करा जाता है? विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिज्म एंड विद द हेल्प ऑफ द लेजर। इनके क्यूमुलेटिव इफेक्ट से यहां पर इस क्वांटम आइडिया को जेनरेट करा जाता है। क्वांटम आइडिया लाइट के थ्रू आता है ना, तो लेजर लाइट है। लेजर लाइट के बारे में आपको बोलूं, आप पढ़ेंगे फ्यूचर में, लेजर एक कोहेरेंट बीम होती है। दोबारा बोलो, जो लेजर होती है ना, इट इज सपोज टू बी अ कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट। क्योंकि ये कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट होती है तो कहीं ना कहीं ये उस लैंग्वेज को फिट ऑन कर रही है जो कि मैंने आपको बताया, दैट वाज अ कोहेरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, सो कोहेरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन उस लैंग्वेज को मीट अप कर रही है। ये जो कोहेरेंस बीम है लाइट की और मैग्नेटिज्म के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से आप इसको एक्सपेरिमेंटली जनरेट कर सकते हैं, व्हिच इज नोन एज अ मैग्नेटिक लेविटेशन, राइट। तो ये कुछ सब्सटेंसेस में होता है और इसमें प्रेशर बहुत हाई चाहिए होता है। ये बातें मैंने यहाँ पे मेंशन करी। दिस इज अंडर अ ह्यूज प्रेशर, इसको देखो, दिस इज अंडर अ ह्यूज प्रेशर, दैट इज 267 गीगापास्कल, दैट्स very huge process, and this can work at around 15 degree also। पर लेकिन फिर प्रैक्टिकल लिमिटेशन आ जाएगी, इतना प्रेशर लगाना मतलब मुश्किल होगा, बट एक्चुअली में डिफेंस लैब्स वगैरह में तो एस्टैब्लिश करा जा सकता है। सो दैट इज अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। आप समझ रहे हो बात को, रूम टेम्परेचर के आसपास आ सकता है, पर उसके लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मतलब इतना प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। कर सकते हो, हम लोग नहीं कर सकते, पर मटेरियल्स और हम ऐसी कंडीशन डेवलप कर सकते हैं जिसके अंदर ये प्रेशर्स को डेवलप करा जाए। सो दैट्स एन आइडिया, बाकी बातें ये लिखिए
कि किस तरीके से इसको हम डेवलप करते हैं, विच इज नोन एज अ मैग्नेटिक लेविटेशन। स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से तसल्ली से पढ़ लेना इसको, आराम से तसल्ली से पढ़ लेना। जो जो लिखा है, मोटी मोटी बातें जो मैंने बोली है वो आपको बता दी है, जो कि इसमें लिखी हुई है, और जो डेटा है उसको देख लो। टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के आसपास आ गया, लेकिन प्रेशर आपको हाई चाहिए होगा। सो एवरी न्यू मॉडिफिकेशन कम्स विद अ न्यू कंडीशन। तो न्यू कंडीशन आपकी यहाँ पर आ गई कि हाई प्रेशर चाहिए होगा। तो चैलेंजेस आते रहते हैं, ये आपका न्यू चैलेंज आ गया। पहले तो था कि भाई एब्सोल्यूट जीरो के करीब ही होना है, पर रिसर्च वर्क ने और फ्लक्स स्पिनिंग कॉन्सेप्ट्स ने चीजों को इतना आगे पहुंचा दिया कि रूम टेम्परेचर के आसपास पॉसिबल हो पा रहा है और प्रेशर कंडीशन आ रही है। तो आप समझ रहे हो कि है ना, कोई लोग पूछते हैं बार बार, है ना, कि ऐसा क्या है आईफोन में कि इट कॉस्ट सो मच, ऐसा क्या है इस वाले लैपटॉप में दैट इट कॉस्ट टू मच, व्हाई सो मच ऑफ डिफरेंस इज देयर। तो कई लोग बोल देते हैं यार ऐसा कुछ नहीं है, जबरदस्ती से ब्रांड वैल्यू है लाइक दैट। But nobody actually research works कि भाई अंदर क्या है उसके अंदर, है ना, क्या यूज करा गया, मटेरियल्स क्या यूज करे गए हैं, तभी तो कॉस्टिंग आ रही है। सो इट्स नॉट दैट वे कि भाई मेरा मन करा तो मैंने मतलब इतनी कॉस्ट रख दी, वो मटेरियल जो लग रहे हैं ना कॉस्टली है। अब उन लोगों के लिए जिन लोगों को लगे कि ये जो आर्टिकल है दिस इज जस्ट अ पासिंग बाय आर्टिकल और इसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, तो बाकी जो पढ़ रहे थे ना अभी तक या आगे जो पढ़ोगे उसकी तो लिमिटेशन फील होगी, इसकी नहीं है। These are the places where today as we all together practically use them and you can see where all you can use them, where all, and does it improve your quality of life, yes or no? Is used in cables, generators, transformers, fusion reactors। sun की बात कर रहा था मैं, sun की, sun बनाया, motors, cables, maglev, I'm going to come to this, motors, induction heaters, समझ आ रही, बियरिंग्स में, करंट की लीड्स में, एमआरआई स्कैन्स में, समझ आ रही है, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में, एक्सरेज में, कहां कहां यूज हो रहा है, कहां कहां यूज हो रहा है, मतलब वो यूज हो रहे हैं आज की डेट में। पावर ट्रांसमिशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, मिलिट्री में, कंप्यूटर्स में, मेडिकल फील्ड में, सब जगह यूज हो रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या बना, सुपर कंडक्टर्स। कैसे आ रहा है लिख रहा है, स्क्रीनशॉट प्लीज। इनमें से दो ब्यूटीफुल आइडिया मैं आपको समझाने वाला, मतलब जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन समझाने वाला, 2-3 मिनट दूंगा दोनों को समझाना। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? Yes, sir. This is squids. Squids is something which is known as brain imaging. It's a brain imaging concept और ये आइडिया आपका फिर से कहां से आ रहा है? This is from the idea of the superconductors, right? It creates that idea of the brain mapping. This is exactly आपने ना पिक्चरों में देखा होगा ऐसा, मतलब जैसे वो देखते हैं रोबोट, वो 2.0 कौन सी वो चिट्टी वाली मूवी जो है ना, तो ऐसा देखा होगा, उसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें बताया, ऐसे बना होता है। This is what is known as brain imaging. मैंने शायद आपसे पहले डिस्कस करा हो, we just tried out and like आप ना जैसे गूगल सर्चेस करते रहते हो, तो ये तो बड़ी कॉमन सी बात है कि मतलब आपने जो लास्ट सर्च करा होता है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसको स्क्रॉल करते हो ना अपनी डिस्कवरी मोड ऑफ द गूगल सर्च, तो आपको वही चीजें ज्यादा दिखती हैं जो आपने एक बार सर्च करी। सो दैट्स अ वेरी न्यू आइडिया, सबने नोटिस करा होगा, मतलब कोई नया नहीं है उसके अंदर, पुरानी बात है। नया क्या है कि आप ना मतलब आप फोन ज्यादा यूज करते हो तो आप कुछ सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट अ लिटिल एंड देन एंटर इनटू इट, थिंक अबाउट इट एंड डू इट। तो यू विल फाइंड कि मतलब आफ्टर सम डेज यू विल फाइंड कि एक्चुअली जो आप सोच रहे थे वो आपकी न्यूज में पहले से। दिस होल आइडिया इज नोन एज ब्रेन मैपिंग एंड ब्रेन इमेजिंग, एंड दिस इज ऑल डन, ये मतलब होता है, एंड दिस इज हैपनिंग, एंड दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस आइडिया। This is the idea of the superconductivity, the idea which leads to this idea of the brain imaging, such that movies में आपने सुना ही है, that is to read the brain, of course medical science में use होगा ताकि आपको अंदर पता चले कि वही आइंस्टाइन है तो क्यों आइंस्टाइन है ना, मतलब अंदर पता चले कि भाई what is the reason। तो people are fascinated about this particular idea, that is the brain imaging, one of the marvels of the superconductivity feature। सर फिर से हमारे लिए इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं, अभी गूगल सर्च बताइए आपको वैसे। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आइडिया, सर ये क्या है, सुनते रहते हैं हम आजकल, हाइपरलूप आएगा, सुना होगा, इधर आएगा उधर आएगा,
ऑफ कोर्स बजट वगैरह भी सैंक्शन है किसी स्टेट्स वगैरह में, और कहीं ना कहीं तो मतलब एलॉन मस्क एंड ऑल आर एक्चुअली कभी ना कभी 2-3 दिन में वीडियो डाल देते हैं अबाउट हाइपरलूप्स एंड ऑल. एंड देन दिस थिंग दैट्स अ मैगलेव. दैट्स अ मैगलेव. नाम कहां से पड़ा? अब आपको ये रॉकेट साइंस नहीं है, आपको समझ में आ चुका है नाम कहां से पड़ा. मैग्नेटिक लेविटेशन. The maglevs are the fast moving trains which can have the speeds of 500 miles per hour and more, around 600 miles per hour. So they are super fast. तो कैसे रन करती हैं? They do not run on tracks. Of course tracks होते हैं, but tracks से हल्की सी ऊपर उठी हुई होती है. कैसे? Magnetic levitation. Because of the magnetic levitation, and therefore friction गायब, vacuum created, friction गायब. You remember electrostatic magnetic forces can work in vacuum and perfectly work करती है, maximum strength होती है, तो ट्रैक से ऊपर होती है और फिर मूव करती है, तो फ्रिक्शन नहीं आएगी, स्पीड बढ़ जाएगी. That's an idea of the maglevs, and that's the reason they have the so high speeds. And same is the concept idea behind this levitations. When the levitations in the hyperloops, the fastest mode of transportation which is getting achievable, and this is a concept basic for that. That is how the magnetic levitation is done. You can see that's a superconducting ring behavior, जिसकी वजह से मैग्नेटिक लेविटेशन क्रिएट हो जाता है. तो उसी को लार्ज स्केल पे बना के आप हाइपरलूप्स और ये कर सकते हैं. तो बिग बजट आइडियाज, दे आर नॉट स्मॉल बजट्स कि मतलब कोई भी बना लेगा, बहुत इजीली बना लेगा कि एक रेलवे ट्रेन चलानी है, बिल्कुल वैसा नहीं है. वो तो साल में 100 भी लॉन्च कर सकते हैं. दिस इज एन एक्सपेंसिव आइडियाज बट स्टिल मेड. कभी मतलब हमारी कंट्री में अभी टाइम लग रहा है आने में. Sooner or later it is going to come, both the things. So that was a goodness about the superconductors, detailed article about the superconductors. आगे बढ़ते हैं. Let's move ahead and talk about the next kind of the device. And the next kind of the device is known as a thermistor. So what's a thermistor? Break karo. That's thermal resistor. What is it? It's a thermal resistor. मतलब कहीं ना कहीं टेम्परेचर से रिलेटेड है. अलग अलग शेप्स में आते हैं. ये आपका बीड की शेप में भी आ जाता है, डिस्क की शेप में भी आ जाता है, सबके ऊपर उसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह मेंशन होती है, राइट. सो ये यूज कहां होते हैं? दीज आर टेम्परेचर कंट्रोल्ड रेजिस्टर्स. पता ही है ना हमें कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, तो हमने कहा उसको यूज ही कर लो. यूज इट. सो दीज आर टेम्परेचर कंट्रोल्ड रेजिस्टर्स. वही लिखा हुआ है. Its resistance is dependent, reliant on the temperature. Hence, it is known as a resistance. Oh, अच्छा इसलिए पढ़ रहे हैं. That's the reason to study this. That it is a thermometer basically. अरे आज की डेट में तो थर्मोमीटर की बहुत जरूरत है ना. सबके घर में थर्मोमीटर से होते हैं आज की डेट में सबसे पहले. So ये किससे बने होते हैं? किससे बने होते हैं? They are made from the metal oxides. अच्छा सुपरकंडक्टर्स भी वैसे बने रहते हैं. बेरियम है, यट्रियम, कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड से, जिसको अलग अलग शेप में डाल सकते हैं. जैसे कैपेसिटर्स की शेप होती है, वैसे इनकी भी शेप है. बीड की शेप में, डिस्क की शेप में, सिलेंडर की शेप में, और फिर इंक्लोज करा जाता है ग्लास में या किसी और मटेरियल में, उसको इंक्लोज कर दिया जाता है. सो दिस इज हाउ थर्मिस्टर लुक्स लाइक. कैसा दिखता है और वो होता क्या, उसका नाम आपको समझा दिया. अभी काम कैसे करता है वो सीखना. तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर ये काम कैसे करते हैं भाई वो दिखाते हैं. सो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अ थर्मोमीटर. थर्मोमीटर का क्या काम है? टेम्परेचर मेजरमेंट. तो भाई क्लिनिकल थर्मोमीटर से कर लो. नहीं, क्लिनिकल थर्मोमीटर से कर लो. नहीं, हमें तो यूज करना है, ये वाला यूज करना है. चलो फिर इसको यूज करते हैं, देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे है. तो आइडिया तो अंडरस्टूड है. अगर मैं आपसे बिना पढ़ाए पूछ लूं व्हाट विल बी द प्रिंसिपल ऑफ द वर्किंग, तो बता दोगे वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद द टेम्परेचर इज द वर्किंग. दोबारा से, variation of the resistivity with the temperature is the concept or the working principle behind the thermistor. पर इतनी नॉलेज देने के बाद, ये आंसर देने के बाद शायद आपको पता भी था. अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, ये बताओ, does it work for conductors, insulators or semiconductors? इसका आंसर बता दो. Please answer this question. Will this be based upon the working of conductors, insulators or semiconductors? Can you answer please? Conductors. Conductors. तो और कोई आंसर हो सकता है? ये सिर्फ कंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर्स भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही वेरी करती है, दोनों में रेजिस्टेंस दोनों में ही
दोनों में ही रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। मैंने ये तो बोला ही नहीं कि भाई किसमें टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है डिक्रीज करती है। मैंने क्या बोला, प्रिंसिपल क्या है, दैट्स अ वेरिएशन ऑफ द रेजिस्टिविटी विद द टेम्परेचर। तो मैंने क्या पढ़ा आज के आर्टिकल में कि सेमीकंडक्टर्स में और साथ में कंडक्टर्स में दोनों ही में टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी वेरी करती है। सो हेंस द थर्मिस्टर्स कैन बी डिजाइन्ड फ्रॉम कंडक्टर्स आल्सो एंड कैन बी डिजाइन्ड फ्रॉम योर सेमीकंडक्टर्स आल्सो। तो सब फर्क कैसे पता चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा, अभी पता चलेगा। तो दो तरीके क्या होते हैं, वन इज एनटीसी, अंडरस्टूड है। एन का मतलब क्या है, नेगेटिव। एन का मतलब क्या है, नेगेटिव। सो दैट्स अ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। समझ में आ गई? मतलब अल्फा क्या है, नेगेटिव। मैं हमेशा बोलता रहा हूं, जो भी मैं डिटेल में पढ़ाता हूं इसका मतलब उसकी कोई ना कोई एप्लीकेशन होती है। आ गई ना, अल्फा नेगेटिव आ गया। अल्फा नेगेटिव किसमें होता है सर? सेमीकंडक्टर्स में। और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं जिसके अंदर ये 1 पाई है ना, 1 पाई। और भी हो सकते हैं ऑक्साइड्स फॉर्मेट में बना दो, तो प्योर कॉपर नहीं, गलती से मिसरीड मत कर लेना थर्ड बॉन्ड। दिस इज ऑक्साइड्स ऑफ निकल कोबाल्ट कॉपर। बोलो सर कॉपर तो वो था, हमारी ऑक्साइड्स बना। किस लिए यूज करे जाते हैं? अरे टेम्परेचर कंट्रोल करने के। कितने टेम्परेचर रेंज में यूज करे जाते हैं? 55 to 200। ठीक है, चलो अब आ रहे थे दूसरे वाले। दे आर सपोज्ड टू बी पीटीसी। पी मतलब सर पॉजिटिव, पी मतलब पॉजिटिव। सो दीस आर पीटीसी थर्मोमीटर्स। मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, मतलब अल्फा क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, किससे बन रहा है सर? ये देखो बेरियम टाइटेनेट से बन रहा है। किस लिए यूज करे जाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को हाई टेम्परेचर से बचाने के लिए। ठीक, तो ये टेम्परेचर कंट्रोलर्स और ये हाई टेम्परेचर से बचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डिजाइन करने के लिए। टेम्परेचर है 0 to 200। तो दोनों की अपनी अपनी यूजेबिलिटी है, पर दोनों तरीके से डिजाइन हो सकते हैं। हमारा बेस आइडिया क्या समझ में आ गया कि अल्फा पॉजिटिव अल्फा नेगेटिव दोनों अलाउड है इन डिजाइनिंग द थर्मिस्टर्स व्हिच आर टेम्परेचर कंट्रोल रेजिस्टेंसेस। डन, नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा बोलो। सर ये जो थर्मिस्टर्स हैं सर, ये सुपर कंडक्टर्स में यूज हो सकते हैं सर? सुपर कंडक्टर्स में ना देखो वहां पे रेजिस्टिविटी गायब है, तो वेरिएशन में रेजिस्टिविटी है ही नहीं। सर पर जब हमने जैसे देखा था ज्यादा टेम्परेचर पे तो सर रेजिस्टिविटी थी, जब हमने उसको तो कम कंडक्टर हुआ, किया। फिर वो तो कंडक्टर हुआ ना। ओके सर, ओके सुपर कंडक्टर, तो सुपर कंडक्टर उस रेंज में है ना जब क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है। ओके सर, ठीक थैंक है, यू सर। यस सर। यस। यहां हम ये बोल रहे हैं कि देखो टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर इंक्रीज, अल्फा पॉजिटिव था, रेजिस्टिविटी इंक्रीज करी। क्या करी? रेजिस्टिविटी इंक्रीज करी। रेजिस्टिविटी इंक्रीज करी क्योंकि अल्फा पॉजिटिव था, तो उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी। उससे क्या होगा, करंट कम हो जाएगा। आप क्या करोगे, वेरिएशन ऑफ करंट को नाप लो, डेल्टा। वो डेल्टा आई विल correspond टू वेरिएशन इन टेम्परेचर, ये लिंक है। और दूसरा भी पॉसिबल है, द सेकेंड आइडिया इज आल्सो पॉसिबल कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, अल्फा नेगेटिव था, तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज। रेजिस्टेंस क्या करेगी, डिक्रीज। तो करंट क्या आ गया, इंक्रीज। लेकिन वेरिएशन ऑफ करंट तो फिर भी आ गया, तो आपने वेरिएशन ऑफ करंट को फिर से टेम्परेचर चेंजेस के साथ में मेजर कर लिया। तो इसका मतलब होल आइडिया क्या है कि हम करंट सेंसिटिव डिवाइसेस देख लें, जैसे एमीटर होती है उसको सेंसिटिव बना लें, उससे वेरिएशन ऑफ करंट को नाप लो और वेरिएशन ऑफ करंट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर वेरिएशन को प्लॉट करें। तो फिर इनडायरेक्टली यू आर एबल टू measure that sensitive temperatures. That is a whole idea on which the thermistors work upon. तो ये कब वर्क करेंगे, जब आपकी रेजिस्टिविटी वेरी करती रहेगी। That's it. So लेकिन मूव ऑन एंड मूव ऑन फॉर गुड। आगे मूव ऑन करते हैं एंड ये आपके ग्राफ्स हैं, as you can see for NTC and PTC. So they are looking like regular graphs, एक में डिक्रीज है और एक में इंक्रीज है। सो नेचुरल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दैट्स इट, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड।
These are known as non-ohmic devices. अब इस बात का रेफरेंस मैं दूंगा थोड़े, मतलब जब ओमिक डिवाइस समझाऊंगा, इनको नॉन ओमिक बोला जाता है. What they are known as non-ohmic devices. Thermistors are non-ohmic. चलो, इसका मतलब ओमिक लीनियर रिलेशन होता है शायद, और शायद ये लीनियर नहीं है, इस वजह से इनको नॉन ओमिक बोल रहे हैं. मूविंग ऑन, इंट्रोड्यूसिंग द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ, जो कि आपको, मेरे को, सबको पता होता है. That's the experimental version. So I'm writing it. That's the experimental version of the Ohm's law. So what's the experimental version of the Ohm's law? Sir, कहाँ से आएगा? पहले सोचे. तो हमने सोचा J as equal to sigma into E. This was a vector orientation of the Ohm's law. J equal to sigma into E. तो प्रॉब्लम क्या थी? कल बताई थी. ना E को नापने की कोई डिवाइस अपने पल्ले, ना J को नापने की कोई डिवाइस अपने पल्ले. So what we should think about? We should think about the devices which are actually giving us readings, मतलब जो कि measuring devices है. तो we came to know कि ऐसी दो हैं. एक है ammeter, मतलब बनाई भी हम ही लोगों ने है, इस चैप्टर के एंड में बनाएंगे भी इसको, ammeter, and the second is a voltmeter. अब दोनों किस मेजरमेंट में काम आती है वो भी पता है. सर करंट नापने में, इंस्टेंटेनियस करंट नापना है, उसके लिए काम आ रही है करंट नापने के लिए, और ये पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए, ये हमें पता है. वी नो दिस. ओके, तो हमने इसको सर्किट में लगा दिया. कहां लगाया, कैसे लगाया? दैट्स अ बेसिक सर्किट. व्हाट्स अ बेसिक सर्किट मींस देयर इज अ सेल और अ बैटरी. बैटरी का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ सेल्स. जैसे हम सेल्स को सीरीज में लगा के या सेल्स को पैरेलल में लगा के या उनके मिक्स कॉम्बिनेशन से बैटरी बना लेते हैं. ठीक है, तो सेल मतलब एक जो खरीद के लाते हैं और उनको फिर साथ में लगाएंगे. जैसे किसी भी डिवाइस में मिनिमम 2 सेल्स या 3 सेल्स लग रहे हैं, जैसे रिमोट में 2 लगते हैं, इसका मतलब आपने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को यूज करा है, तब उसको क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं. राइट. तो और क्या है साथ में? एक डिवाइस है. जैसे ना डिवाइस आपके आईपॉड्स हो सकते हैं, आपका फैन, बल्ब, एनीथिंग व्हिच इज कनेक्टेड इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, दैट इज एन डिवाइस. और हर डिवाइस की अपनी रेजिस्टेंस होती है. सो दिस विल बी हैविंग अ रेजिस्टेंस. ठीक है, सो इसका मतलब जब भी डिवाइस लिखें, इसका मतलब है which produces some resistance in the circuit, उसको डिवाइस बोला जाता है. समझ में आ रही? That's some kind of a device. Okay, तो इसका मतलब कई बार ना सर्किट में क्या बना होता है, सुनना मेरी बात, कई बार ना सर्किट में ऐसे बना होता है, ऐसे ऐसे बना होता है. तो आपको लगेगा अरे सर ये तो रेजिस्टेंस है, इसमें डिवाइस कहाँ है? तो ये डिवाइस ही होती है. मतलब हर डिवाइस की अपनी एक रेजिस्टेंस होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस. क्या बोलते हैं? लोड रेजिस्टेंस. सर इसका क्या मतलब होता है लोड रेजिस्टेंस का? सारी डिवाइसेस की रेजिस्टेंस सेम नहीं होती. अगर आपको पंखा चलाना है तो वो सर्किट में कम लोड डालता है, मतलब उसकी रेजिस्टेंस कम है. अगर आपको एसी चलाना है तो सर्किट में लोड ज्यादा बिल्ड करता है, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज्यादा आता है. इसका मतलब उसकी अपनी जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है. समझ आ रही है बात की नहीं आ रही है? तो इसका मतलब इसी लैंग्वेज की वजह से हम उसको लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं और उसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं. करेक्ट है? किससे? कैपिटल आर से. सो व्हाट इज इट? लोड रेजिस्टेंस. अब देखो सुनो, इस लोड को आपने एक्सटर्नली लगाया ना, आपका आराम से कर सकते थे. अब पंखा लगा के, एसी लगा दो, बोर्ड आके, फैन लगा दो, मतलब जो आपका मन करे डिवाइस लगा सकते हो अपने सर्किट्स में. इसलिए इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, क्योंकि आप इसको बाहर से डिस्कनेक्ट और कनेक्ट कर सकते हैं. सो इट्स आल्सो नोन एज व्हाट? द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. तो फ्यूचर में इंटरनल रेजिस्टेंस भी आएगी, तो ये अभी आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है. ये इसका सिंबल है. That's a symbol for the resistance. That's a symbol for the resistance. What's the significance of the symbol, sir? छोड़ो, आता ही है ऐसा significant. ऊबड़ खाबड़ रास्ता, मतलब मुश्किल हो रही है चार्ज को आगे ट्रैवल करने में. इसका मतलब ऊबड़ खाबड़ रास्ता दिखाया हुआ, चार्ज को मुश्किल हो रही है ट्रैवल करने में. That's a symbolic behavior of the symbol. कि सिंबल को ऐसा क्यों बनाया गया? ओके सर, समझ में आ रही है बात कि ये बेसिकली डिवाइस होती है. समझा रही है? आगे बोलो. आगे क्या बोला सर? और डिवाइसेस है. There is an ammeter and a voltmeter. डायग्राम से देख के समझ में आ रहा है सर? एमीटर को डिवाइस में सीरीज में लगाया जाता है और वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाया जाता है. फ्यूचर में ये क्वेश्चन भी आएगा कि why ammeter is plotted in series and why the voltmeter is plotted in parallel. तो उस दिन डिस्कस करेंगे उसको. फिलहाल के लिए एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर, ammeter applied in series with the device and the voltmeter applied parallel with the device. डन. ये आपका बेसिक सर्किट कहलाता है, बेसिक एक्सपेरिमेंटल सर्किट. कॉम्प्लेक्स नहीं है. कभी भी चाहो तो नंबर ऑफ डिवाइसेस बढ़ा सकते हैं, कभी भी चाहो नंबर ऑफ बैटरीज बढ़ा सकते हो,
ब्रांचिंग कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, ये बेसिक है। डन। अब क्या करें, बस हो गया, खत्म, ओवर, डन, दैट्स इट, यही करना था, खत्म। क्या करा सर, करा गया तो बता दो। तो करा क्या वो एक्सप्लेन करता हूं बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से। कि हमारे पास ये कंडक्टर है और हमने यहां पे ये बैटरी अप्लाई करी, जिसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। मतलब अगर ये VA है और ये VB है तो पोटेंशियल डिफरेंस VAB है। तो मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज VA माइनस ऑफ VB अक्रॉस दिस, और वो जो VA माइनस VB है दैट्स इक्वल टू V। अब सर इतने लैविशली क्यों समझा रहे हो, सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पता है सर, दोबारा सुनना कोई बात नहीं। इसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सर ये आपने लैंग्वेज में इंक्रीमेंट कर दी है ना, इसलिए बोल रहे थे, ध्यान से सुनो। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? दैट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस across the terminals of the battery. So this is a terminal A of the battery and this is a terminal B of the battery. सुनो, तो आपने यहां पे क्या करा, वोल्टमीटर लगाया, कहां लगाया, across the terminals। तो फिर आपकी जो वोल्टमीटर की रीडिंग है उसको क्या बोल रहे हैं हम, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। So what does a voltmeter does? It measures the potential difference between the two reference points. क्लियर है? तो वो यहाँ पे क्या है, टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी आ रहा है। तो वो रीडिंग जो है वो आपकी वोल्टमीटर की, तो वोल्टमीटर कभी भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं नापता है, क्योंकि रीडिंग तो आएगी 5 वोल्ट, आपको लगेगा एब्सोल्यूट है, इससे पोटेंशियल डिफरेंस वाला। अंडरस्टूड है सर, समझ में आती है बात। लैंग्वेज ध्यान रखना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टमीटर ऑलवेज एंड ओनली मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। सर ये बता दो कि आप इतने बार-बार क्यों बोल रहे हो, क्योंकि एक लैंग्वेज आएगी नेक्स्ट लेक्चर में, EMF। क्या आएगी? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये नेक्स्ट लैंग्वेज में आएगी। पोटेंशियल डिफरेंस EMF को मेजर नहीं करता। EMF की यूनिट भी वोल्ट्स में होती है और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट्स भी वोल्ट्स में होती है। अपना वोल्टमीटर EMF नहीं नापता है, हमारा वोल्टमीटर सिर्फ क्या नापता है, पोटेंशियल डिफरेंस। उसकी एबिलिटी सिर्फ इतनी है, EMF को नहीं नापता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। ओके जी, चलो ये नाप लिया, तो इसने ये नाप लिया क्योंकि ये एंड यहां से कनेक्टेड है, ये एंड यहां से कनेक्टेड है, तो इनडायरेक्टली, सुनो, इनडायरेक्टली इसने ये पोटेंशियल डिफरेंस नाप लिया। ठीक है, डन, एब्सोल्युटली। पोटेंशियल डिफरेंस से क्या क्रिएट होती है, फील्ड क्रिएट होती है। सो इट क्रिएट्स अ फील्ड, तो इसने फील्ड क्रिएट करी और वो फील्ड जो है वो जाहिर सी बात है इस डायरेक्शन में, दैट्स अ फील्ड। और इसमें करंट भी मूव कर रहा है बिकॉज़ देयर इज अ करंट, तो मतलब अंदर करंट डेंसिटी लाइंस भी है ना, अंदर करंट डेंसिटी लाइंस भी होंगी because of this, because the current density lines are for the motion of the positive charge carriers। इसका मतलब यहाँ पे motion of the positive charge carriers भी होगा, तो यहाँ पे current density lines भी होंगी, है ना, ये भी होंगी। एक्सीलेंट, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला लगाने का समय आ गया, J इक्वल टू सिग्मा इंटू V। J को कैसे लिखेंगे, I अपॉन A, दैट्स I अपॉन A। A क्या है, दैट्स अ एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, राइट। और E कैसे लिखेंगे सर, E लिखने का तरीका आता है, E होती है वैसे दैट्स ऑफ पिछले चैप्टर से सर, माइनस ऑफ dV बाय dr, माइनस ऑफ dV बाय dr। तो माइनस साइन का मतलब क्या होता है, हीट फ्रॉम हाई से लो पोटेंशियल जाती है, dV मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वो तो पता है, और dr मतलब लेंथ, तो ये लेंथ आ गई। सो दैट्स द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सो देयरफॉर द E in the magnitude that becomes VA minus of VB and upon L, that becomes a condition, VA minus VB by L। और VA minus VB कितना है, हमने उसको V डिनोट करा हुआ, होता पोटेंशियल डिफरेंस है पर हम V से डिनोट कर लेते हैं। सो दिस इज सिग्मा इनटू V अपॉन L। यार सिग्मा को कैसे लिखते हैं, द सिग्मा इज सपोज्ड टू बी 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, सो 1 अपॉन रेजिस्टिविटी इनटू V by L। सो देयरफॉर V becomes equal to rho into L upon A and into I, ये बन गया। This is a relation, this is a relation जो कि एक्चुअली आ वहीं से रहा है, जो कि एक्चुअल बिहेवियर ऑफ द सर्किट है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि इसको ना मैक्रोस्कोपिक बना दें। तो ये आइडिया जो है, दिस वाज ऑलवेज माइक्रोस्कोपिक, और अब जो आइडिया हम डेवलप कर लिए यहाँ पे, हमने जो अभी अभी बना लिया, दिस इज योर मैक्रोस्कोपिक, दिस इज अ मैक्रोस्कोपिक। इसमें आपकी V आ गई वोल्टमीटर और I आ गया दैट इज अ एमीटर।
डायमीटर भी लगा लिया आपने यहाँ पे, वोल्ट मीटर ऑलरेडी लगा चुके हो, है ना। तो ये उनकी रीडिंग्स आ गई, तो भाई ये बच गया ब्रैकेट वाला। तो वी इंट्रोड्यूस दैट इक्वल टू I into that term is the electrical resistance. So that's the third term given by the Ohm's law. और R का फॉर्मूला भी डिराइव हो गया, that a resistance is supposed to be equal to rho into L upon A. रेजिस्टिविटी वही जो हमने पहले पढ़ी हुई है। एक और बात ध्यान से सुनना, rho is not equal to AR by L, right? This is not equal to AR by L. मतलब ये कि भाई एरिया बढ़ाने से रेजिस्टिविटी नहीं बढ़ती है, एल चेंज करने से रेजिस्टिविटी नहीं बढ़ती है, सो रिवर्स नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन आता है ऐसा, पहले करा दिया लास्ट लेक्चर में कि वायर है, उसको लेंथ को बीच में से काट दिया तो उसकी रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी भाई, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो ये मत यूज करना, प्लीज डोंट यूज दिस, इसको मत यूज करना, ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है। फॉर्मूला ये है कि रेजिस्टिविटी है, अब आपने उसकी लेंथ डिजाइन करी, उसका एरिया डिजाइन करा, तो आपने एक्सटर्नली एक डिवाइस बनाई। सुनो, आपने एक डिवाइस बनाई, उस डिवाइस को बोलते हैं रेजिस्टर। क्या बोलते हैं? रेजिस्टर। सो व्हाट इज रेजिस्टर? रेजिस्टर इज अ डिवाइस। वो किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है? दैट प्रॉपर्टी इज सपोज्ड टू बी रेजिस्टेंस। व्हाट काइंड ऑफ रेजिस्टेंस? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। दैट प्रॉपर्टी इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। समझ आ रही है? और वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो तीन चीजों पे बेस्ड है। इट बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, जो कि फर्दर टाउ पे और नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे बेस्ड है, राइट? एंड इट डिपेंड्स अपॉन एल एंड ए। तो इसमें दो बातें हैं। देखो, रेजिस्टिविटी इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, पढ़ा था हमने, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो रेजिस्टिविटी बाहर से कंट्रोल नहीं होती, लेकिन रेजिस्टेंस कंट्रोल हो सकती है, डिजाइन हो सकती है, दैट्स अ बेटर लैंग्वेज, डिजाइन हो सकती है बाय एडजस्टिंग द लेंथ एंड एरिया। तो पतली वायर बनाए, लंबी वायर बनाए, मोटी वायर बनाए, छोटी वायर बनाए, इससे रेजिस्टेंस वेरी करती है, रेजिस्टिविटी वेरी नहीं करती है। इसका मतलब रेजिस्टिविटी इंट्रिंसिक थी और रेजिस्टेंस एक्सट्रिंसिक है। सो द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ओवर हियर इज टर्म्ड एज एन एक्सट्रिंसिक फिजिकल क्वांटिटी। What is it? It's an extrinsic physical quantity. Why extrinsic? Reason आपको समझा दिया है, क्योंकि इसको आप बाहर से मॉडिफाई कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, hence it is extrinsic. एक्सप्रेशन आपके सामने है, rho into L upon A. अगर इस वायर का आपको रेडियस गिवन है, let's say smaller, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है that becomes pi into small r square. So therefore this expression can also be written as a resistance as rho into L upon pi small r square. Explains to me ये thickness of the wire पे dependent है। अगर हम thickness को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, half कर देते हैं, half कर दें तो मतलब r by 2 करते हैं, तो 4 times resistance बढ़ जाएगा, है ना। वायर को half में कट कर दें तो resistance आपकी half हो जाएगी। So if you get a question, if a copper wire is cut into half, तो फिर हम क्या करेंगे? रेजिस्टिविटी न्यू ओरिजिनल के बराबर रहेगी, लेकिन जो न्यू रेजिस्टेंस है वो आपकी R/2 हो जाएगी, क्योंकि जो लेंथ है वो क्या हो गई है? हाफ हो गई है। दैट्स योर इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस। सर यस, बोलो। सर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को चेंज करने से कंडक्टिविटी तो नहीं बदलेगी ना? नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी। ये क्वेश्चन लैंग्वेज में ना आपको ट्रबल कर सकता है कि इतनी रेजिस्टेंस है तो कंडक्टिविटी कितनी है तो निकल सकता है। बात समझ में आ रही है? राइट? यस सर। रेजिस्टेंस इतनी है तो कंडक्टिविटी कितनी है, तो आइडिया क्या है कि बीच में टेम्परेचर कूद पड़ेगा। हाँ जी। आ रही है बात समझ में? तो क्वेश्चन आपको बिफूल करेगा, तो वो बीच में टेम्परेचर लेकर आए, एक एक्सट्रिंसिक मेजरमेंट लेकर आए, ठीक? तो रेजिस्टेंस हम बोल रहे हैं कि वो एक्सट्रिंसिक है, इस वजह से वो ऐसी क्वांटिटी लेकर आएगा जो कि फिजिकल पैरामीटर चेंज। तो टेम्परेचर इज अ फिजिकल पैरामीटर चेंज, तो जैसे वो फिजिकल पैरामीटर चेंज होगा, इट इज गोइंग टू अफेक्ट इंट्रिंसिक आल्सो,
and is going to affect the extrinsic also. इसका मतलब उसने रेजिस्टेंस को भी अफेक्ट करा और उसने कंडक्टिविटी को भी अफेक्ट करा. अब आप उस तरीके से उसको रिलेट करें. क्लैरिफाइड है? यस सर. अंडरस्टूड है? जो मैंने यहाँ पे समझाया कि L और A को कंट्रोल करके आप ये नहीं कर रहे हैं. सो हेंस दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड फॉर दैट रीजन. राइट? स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? Yes. ओके. सो ये तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट पे. द बेसिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ द सर्किट है कि V इक्वल टू IR का मतलब समझाने के लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसके अंदर आपको V लगाते हो, I लगाते हो और डिवाइस की रेजिस्टेंस मिल जाती है. कैसे मिलती है? कैसे मिलती है? ओह, दैट्स इजी. दैट्स इजी. दैट इज बाय लर्निंग द स्लोप. दैट इज बाय लर्निंग द स्लोप. मतलब आपने क्या करा, जो सर्किट था, बेसिक सर्किट जिसमें ये डिवाइस लगा रखे थे, इस डिवाइस की रेजिस्टेंस को निकालना हमारा ऑब्जेक्टिव था. इसको पूरा करने के लिए एक तो हमने लगाया एमीटर और दूसरा हमने लगा दिया या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे. बात एक ही है क्योंकि ये दोनों टर्मिनल्स पे और पीछे एमीटर आया तो रीडिंग चेंज हो जाएगी. तो हमने यहाँ पे लगा दिया वोल्टमीटर. करेक्ट? तो अब हमने क्या करना है, हमने V और I की रीडिंग्स को नोट करते रहना है. अलग अलग इंस्टेंट्स पे नोट करते रहे, फिर ग्राफ को प्लॉट करा. तो जब ये स्विच ओपन होगा, मान लो ये स्विच ओपन है, तो अगर ये स्विच ओपन है, अभी तो क्लोज है, अगर ओपन होगा तो ना एमीटर में रीडिंग आएगी ना वोल्टमीटर में, तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा और फिर उसके बाद जब हम रीडिंग लेते जाएंगे तो हमने उनको प्लॉट करा तो हमें वेरियस ऐसे पॉइंट्स मिले, डिफरेंट. हमने उनको कनेक्ट करा. जब हमने उनको कनेक्ट करा तो पता चला कि वो स्ट्रेट लाइन आ रही. तो स्ट्रेट लाइन आ रही तो हमने कनेक्ट करा एंड वी आर गेटिंग दिस एज अ स्ट्रेट लाइन. एज वी आर गेटिंग दिस एज अ स्ट्रेट लाइन, हमने बोल दिया ये जो डिवाइस है, दिस इज लेबल्ड एज ओमिक. So it is labeled as an ohmic device. And what is an ohmic device? Which obeys Ohm's law. That's it. And what is Ohm's law? So that's the Ohm's law. That's a linear relation between the voltage and current. Is defined as a Ohm's law. That's a simplistic definition of the Ohm's law. और कैसे आ रही है डेफिनेशन? एक्सपेरिमेंटल वर्जन से. एक्सपेरिमेंट आपके सामने है. तो अब ये डिपेंड करता है आपने I कहां प्लॉट करा है और V कहां प्लॉट करा है. तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे I और यहाँ पे V करा है. अब मैं बताता हूं इसके पीछे की रीजनिंग क्या है. इसके पीछे की रीजनिंग है कि जो V है, दिस इज बेसिकली योर इनपुट. ये क्या है? इनपुट है. ठीक है, दिस इज इनपुट. और एक करंट को हम क्या बोल रहे हैं? दैट इज आउटपुट. तो ऐसे ग्राफ को जिसमें बाय डिफॉल्ट, सुनना, बाय डिफॉल्ट जिसमें करंट इधर होता है और वोल्टेज इधर होता है, इसको हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट ग्राफ. दैट्स एन इनपुट आउटपुट वेरिएशन. राइट? आप रिवर्स भी बना सकते हो, मतलब दैट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड कि हम अगर ऐसे बना लें कि यहाँ पे V ले लें, यहाँ पे I ले लें, तो कोई इश्यू नहीं. पर आपका जो इनपुट आउटपुट ग्राफ होता है वो मैंने आपको समझा. ठीक है? तो भी ग्राफ आपका लीनियर ही आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है. अगर वो लीनियर आया तो ये भी लीनियर ही होगा. पर इसकी स्लोप चेक कर लेते हैं. तो इसकी स्लोप आपकी 1/r आ जाएगी. और अगर आप इसकी स्लोप चेक कर रहे हो सो जाहिर दैट स्लोप इज सपोज्ड टू बी इक्वल टू 1. दूसरी बात, जो स्लोप आ रही है ये कांस्टेंट स्लोप है. इट्स अ कांस्टेंट स्लोप. यहां भी इट्स अ कांस्टेंट स्लोप. इट्स अ कांस्टेंट स्लोप. इसका नतीजा क्या है कि रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है. ठीक? और 1/r को हम डिफाइन कर रहे हैं कैपिटल C से. तो कैपिटल C वैसे कैपेसिटेंस होता है, पर इस चैप्टर में तो कैपेसिटेंस आने नहीं वाली. तो कैपिटल C यहाँ पे यूज होता है फॉर कंडक्टेंस. तो जैसे इंटरिंसिक बिहेवियर में हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, और दोनों एक दूसरे की इनवर्स है. तो वैसे ही यहाँ पे आपके पास फिर से दो टर्म्स है, दैट इज अ रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस.
दोनों क्या है, एक्सटर्नल टर्म्स है, एक्सट्रिंसिक टर्म्स है, एंड बोथ आर रिवर्स ऑफ ईच अदर, इजीली अंडरस्टूड है, राइट। और ये दोनों कांस्टेंट आ रही है, जब तक ये कांस्टेंट है दैट्स द ओम्स लॉ, एंड whichever objects, materials, devices obey this law will be ohmic, and so we define ohmic conductors. So what are ohmic conductors? What is an ohmic conductor? An ohmic conductor is जिसका जो ग्राफ है वो ऐसा है, पर ये तो सरासर झूठ है, ये सरासर झूठ है, क्योंकि ये कह रहा है आप कितनी भी वोल्टेज बढ़ा दो, सुनो, कितनी भी वोल्टेज बढ़ा दो, उससे कितना भी करंट बढ़ जाए रेजिस्टेंस सेम रहेगी। मजाक है क्या? है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट नहीं सुने क्या? जिसने नहीं सुने, जिसने बनाया हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ नहीं सुने क्या? हीटिंग इफेक्ट होता है I²RT, करंट बढ़ाए जाओ हीटिंग इफेक्ट नहीं बढ़ेगा, समय बढ़ता रहेगा और हीटिंग इफेक्ट नहीं बढ़ेगा, ऐसा कैसे होता है? इसका मतलब हीटिंग इफेक्ट्स आएंगे, टेम्परेचर राइज करेगा, रेजिस्टिविटी राइज करेगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू राइज करेगी, तो स्लोप चेंज हो जाएगी। तो ये ग्राफ झूठ है क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट आ रही है, इसमें कांस्टेंट आ रही है, तो ये झूठ है। तो झूठ को क्या बोला जाता है फिर इसमें? आइडियल, मतलब ऐसा बनो जीवन में। सो हेंस दिस इज एन आइडियल लॉ। सो व्हाट इज एन ohmic कंडक्टर? इज बेसिकली एन आइडियल कंडक्टर। सो व्हाट्स एन आइडियल कंडक्टर? जिसके अंदर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, VI ग्राफ आपका लीनियर है, इसका मतलब इसमें जो अल्फा है उसको 0 माना। सो अल्फा हैज बीन टेकन एज 0, मतलब इसमें रेजिस्टिविटी वेरिएशन नहीं है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? कैसे? मतलब जिस रीजन में, सुनिएगा वैसे ध्यान से, जैसे हमने सुपर कंडक्टर बोला ना, आई थिंक क्या होता है कि स्कूलों में जब पढ़ाया जाएगा ना, सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है? ओम्स लॉ पढ़ा दो, कहानी खत्म करो। ओम्स लॉ आने में हमारे 4 लेक्चर लग गए, 6 घंटे लग गए, हमारे 6-7 घंटे लग गए ओम्स लॉ लाने में। तो ओम्स लॉ इज अगेन रीजन स्पेसिफिक लॉ, जैसे सुपर कंडक्टर्स, जैसे रीजन स्पेसिफिक कि क्रिटिकल टेम्परेचर से कम पे ही वो सुपर कंडक्टिविटी को एग्जिबिट करेगा। सो आइडियलिज्म इज वन थिंग व्हिच वी कैन कंट्रोल। हमें बोला जाए आइडियल बच्चा बन के रहो, सिर्फ पढ़ाई करो, होमवर्क पूरा करो, लेक्चर ध्यान से सुनो, इतने टाइम पे खाओ, इतने टाइम पे सो, सुबह सुबह नहाओ, कब तक करोगे? कब तक करोगे? सो देयर इज अ लिमिट, सो देयर इज अ लिमिट ऑफ द आइडियलिज्म। एंड आइडियलिज्म लिमिट is जब तक आपका ग्राफ लीनियर है। The moment the graph turns parabolic, so that conductor goes into good conductor range, तो वो आइडियल कंडक्टर नहीं रहेगा। उसका आपको क्या दिमाग में आएगा? सर ग्राफ जिसमें रेजिस्टेंस वेरी कर रहा था, रेजिस्टिविटी वेरी कर रही थी टेम्परेचर के साथ में, तो वो गुड कंडक्टर बन रहा था जब तक स्लोप कम है। जब स्लोप ज्यादा हो जाएगी तो बिल्कुल बर्बाद कंडक्टर होगा। तो उसको ये थोड़ी बोलेंगे, लेकिन ये बोलेंगे ऐसा बनो, ऐसा बनो, तो थोड़ा कूल डाउन करोगे उसको, थोड़ा कूल डाउन करोगे, अल्फा की वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी, है ना। हाई टेम्परेचर पे तो पैराबोलिक हो जाती है, लोअर टेम्परेचर पे लीनियर हो जाती है, और फिर 0 हो जाती है, तो फिर ओम्स लॉ बन जाता है। तो ओम्स लॉ डिफाइंड दिस कंडक्टर, जिसका ग्राफ ये बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? दैट्स एन आइडियल कंडक्टर, दैट्स एन आइडियल कंडक्टर। सो सर प्लीज टेल मी व्हाट्स अ ग्राफ फॉर अ गुड कंडक्टर? अभी बनाता हूं, देखो देखो अभी बनाता हूं ग्राफ फॉर अ गुड कंडक्टर, फॉर अ गुड कंडक्टर। व्हाट इज अ गुड कंडक्टर? What is a good conductor? This is a good conductor. What is? It's a good conductor. What's a good conductor? This is a graph of V versus I. So initially यहाँ पे ये linear है, ये linear है। So इतने पार्ट में जब टेम्परेचर वेरिएशन कम है, सुन रहे हो? जब टेम्परेचर वेरिएशन कम है, यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन कम है, तो वो लीनियर बिहेव कर रहा है ना, लीनियर बिहेव कर रहा है, इसका मतलब वो आइडियल बिहेव कर रहा है, इज बिहेविंग आइडियल। और फिर क्या हो रहा है? फिर ग्राफ कर्व हो गया, इसका मतलब टेम्परेचर वेरिएशन आ गया, अब अल्फा नॉन जीरो है, लेकिन अभी वेरिएशन कम है, अभी वेरिएशन कम अगर है तो फिर वो गुड कंडक्टर कहलाएगा। मतलब किसी कंडक्टर में अगर कुछ हिस्से में लीनियर बिहेवियर आ रहा है तो हम उसको गुड कंडक्टर मानेंगे, तो आप उतने रीजन तक ही उसको ऑपरेट करो। तभी मैंने बोला था एक्सपेरिमेंटली हम क्या करते हैं कि बार बार स्विच ऑन स्विच ऑफ कर देते हैं, जैसे टेम्परेचर कभी उतना राइज ही नहीं करेगा, टेम्परेचर वेरिएशन कभी ज्यादा ही नहीं होगा, और क्योंकि ज्यादा नहीं होगा इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा राइज नहीं करेगी, और इस वजह से
फिर वो क्या कहलाएगा, इट विल बी अ गुड कंडक्टर। सो दिस इज अ ग्राफ फॉर अ गुड कंडक्टर, जिसमें अगर आप हाई टेम्परेचर पे चेक करोगे तो डेफिनेटली क्या हो रहा है, देयर इज सपोज टू बी द वेरिएशन इन द स्लोप, पर लो टेम्परेचर पे नहीं आ रहा है। सो एवरीवेयर दिस आइडिया इज अबाउट अ लो एंड हाई टेम्परेचर। आपको याद है जब हम थर्मोडायनेमिक्स भी करते हैं, केडीजी पढ़ते हैं, तो हमेशा एक रियल गैस और एक आइडियल गैस में क्या फर्क बोलते हैं, दैट इज अ गैस ऑपरेटेड एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर इज एन आइडियल गैस। और अगर वो कंडीशन बदलते हो वो रियल गैस पे आ जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारा जो आइडियल कंडक्टर है दैट इज एट लो टेम्परेचर वेरिएशंस, तब वो क्या है, आइडियल है। लेकिन टेम्परेचर वेरिएशन अगर ज्यादा होगी और आपका कंडक्टर प्रॉपर नहीं है तो फिर वो आपका ग्राफ नॉन लीनियर कर देगा, तब उसको आप गुड कंडक्टर बोलेंगे। अगर स्लोप बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा वेरी करेगी, तो फिर खराब हो जाएगा, फिर आप कभी भी उसको अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज नहीं करोगे। इसका मतलब ये सारी डिजाइनिंग है जो कि हमें सिखाती है कि हम घर में जो कॉपर या एल्यूमिनियम किसी भी वायर को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उससे पहले उसकी टेस्टिंग कर चुके हैं कि भाई ये इतने पे आता है। तो आपने ऐड भी देखे होंगे, केबल्स के आते हैं, हीट रेजिस्टेंस वायर्स हैं, ये खराब नहीं होती हैं, इतने टेम्परेचर पे भी खराब नहीं होती, ऐसे एड्स आते हैं। दैट इज एग्जैक्टली दिस आर्टिकल। आज के लिए यही रोकूंगा, दैट विल बी द एंड लेक्चर फॉर टुडे। कल नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे।